ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है अप्रोच टू अ चाइल्ड विथ फीवर। तो हम लोग फीवर को कैसे अप्रोच करेंगे बेसिकली, इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप फीवर को क्या समझते हैं, कितना टेम्परेचर होना चाहिए जब हम फीवर मानेंगे? 100 के ऊपर। हाँ, यस, वेरी गुड। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास लोग ऐसा आते हैं जो कि 99 फीवर पे बोलते हैं बच्चे को बुखार है, बुखार है, बुखार ठीक नहीं हो रहा, इधर दवाई उधर दवाई ले ली, सब टेस्ट करा दिए, और टेम्परेचर कितना होता है? 99। बच्चे के लिए 99 जो होता है ना, वो फीवर नहीं होता है। हम बच्चे का फीवर मानते हैं 100 या 100 से ज्यादा। अगर 100 या 100 से ज्यादा है तभी हम उसे सिग्निफिकेंट मानते हैं, नहीं तो हम उसे सिग्निफिकेंट नहीं मानते। तो मेन तो ये पॉइंट होता है कि पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें फीवर को मानना भी है या नहीं। तो इसीलिए हमको फीवर को डॉक्यूमेंट करना। डॉक्यूमेंट मतलब कि हाँ, 100 या 100 से ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फीवर के कॉजेज पे। ठीक है, फीवर के हमें कॉजेज पता होंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमको कैसे ट्रीट करना है एंड ऑल। ठीक है। तो फीवर के कॉजेज के लिए यूजुअली बच्चों में वायरल होते हैं। एक पुष्कर जी के पास एक स्लाइड होगी जिसमें बच्चा बन रहा है, थर्मोमीटर दिया हुआ है, एक बार लगाएं तो शेयर कीजिए वो स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड होगी ना आपके पास? हाँ, इसमें लेकिन चेंज। जी हाँ जी। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, मोस्ट कॉमन जो पीडियाट्रिक इन्फेक्शंस होते हैं वो यूजुअली वायरल होते हैं। हमें एंटीबायोटिक देने की जरूरत कम पड़ती है। वायरल ज्यादा होते हैं, बैक्टीरियल कम होते हैं। तो हम लोग एंटीबायोटिक्स बच्चों को कम देते हैं, और बहुत ही सोच समझ के देते हैं, क्योंकि नहीं तो रेजिस्टेंस आ जाता है, बच्चों की पूरी जिंदगी पड़ी होती है। तो हम लोग बहुत ही वाइज यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स करते हैं। तो वायरल में क्या क्या आता है? राइनाइटिस हो गया, बच्चे को कोल्ड कफ है, साथ में जुकाम है, राइनाइटिस है। ठीक है, बच्चे को सोर थ्रोट है, गला खराब है, फेरेंजाइटिस है या लेरेंजाइटिस है। कोई भी अपर रेस्पिरेटरी या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वायरल भी हो सकता है, यूजुअली वायरल ही होता है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस हो गया या ब्रोंक्यूलाइटिस हो गया कि बच्चे की सांस ज्यादा तेज चल रही है, हमने नेबुलाइजेशन दिया, बच्चा उसी से इम्प्रूव हो गया, उसमें हमें एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं पड़ी। या फिर आपका गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया। यूजुअली जितने भी लूज मोशंस वॉमिटिंग आते हैं ना छोटे बच्चों में, यूजुअली वायरल होते हैं, और मोस्ट कॉमन रोटा वायरल होता है, उसमें भी हमें एंटीबायोटिक देने की जरूरत है। या कोई वायरल एक्जेंथीमास आ गए, रैश आ गया, जैसे आजकल डेंगू चल रहा है, डेंगू भी एक प्रकार का वायरल फीवर है, उसमें भी एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं हमारे वायरल फीवर। तो आई रिपीट वंस, राइनाइटिस हो गया, स्लाइड में भी आप देख पा रहे होंगे, फेरेंजाइटिस हो गया, लेरेंजाइटिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंक्यूलाइटिस हो गया, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया, एक्जेंथीमास हो गया। ठीक है, तो पहले हम रूल आउट कर लेंगे, जब हमें लगेगा कि वायरल कॉज नहीं है, बैक्टीरियल कॉज है, तब हम एंटीबायोटिक्स पे जाते हैं यूजुअली। तो पहले हमें कॉज ढूंढना होता है। कॉज जो है यूजुअली हिस्ट्री है, बाकी हम लोग टेस्ट कराते हैं। ठीक है। मे बी मैम लेफ्ट बाय मिस्टेक, सिविल जॉइनिंग अगेन। तो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम, यूर ऑडिबल। हाँ, तो हम लोग को वाइजली चूज करना होता है कि कौन से टेस्ट हमको कराने हैं, कौन से नहीं कराने हैं, क्योंकि ये बहुत पुअर पेशेंट्स होते हैं ना, तो दे कांट अफोर्ड। अगर हम लाइन से सारे टेस्ट लिख देंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बैक्टीरियल, वैसे बैक्टीरियल अभी हम टेस्ट पे आएंगे और ट्रीटमेंट पे भी आएंगे, तो अभी हम बैक्टीरियल कॉजेज की बात कर लेते हैं।
यूजुअली बैक्टीरियल कॉजेज में हमारे आते हैं निमोनिया हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, साइनोसाइटिस हो गया। यूजुअली साइनोसाइटिस वायरल भी हो सकता है, लेकिन साइनोसाइटिस में सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, जिसकी वजह से हमको साइनोसाइटिस में यूजुअली एंटीबायोटिक देनी ही पड़ जाती है। जब मैं ट्रीटमेंट पार्ट डिस्कस करूंगी, तब मैं साइनोसाइटिस में हम कौन सा एंटीबायोटिक प्रेफर करते हैं वो भी डिस्कस करूंगी, ठीक है। टॉन्सिलाइटिस हो गया, ओटाइटिस मीडिया हो गया, ये बहुत कॉमन कॉजेज होते हैं। टाइफाइड फीवर हो गया, टाइफाइड इज ऑल्सो वेरी कॉमन, इसमें लिखा नहीं है स्लाइड में, बट टाइफाइड फीवर इज ऑल्सो वेरी कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। टाइफाइड भी एंटीबायोटिक के बिना नहीं ठीक होता है। एक टाइफाइड फीवर ऐसा है जो कई बार ओरल एंटीबायोटिक से भी नहीं ठीक होता है, और आपको आईवी एंटीबायोटिक भी देनी पड़ती है। अदरवाइज बच्चों की हीलिंग बहुत फास्ट होती है। बच्चों की हीलिंग इतनी फास्ट होती है कि आप ओरल एंटीबायोटिक को एक दो दिन दोगे, बच्चे इंप्रूव हो जाते हैं, और फिर माँ बाप कई बार क्या करते हैं, एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं करते। तो हमको पेरेंट्स को ये भी काउंसलिंग करनी है कि आपको एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना है, नहीं तो रिलैप्स आ जाता है। और जब रिलैप्स आता है तो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया आ जाते हैं। कैसे आते हैं रेजिस्टेंस बैक्टीरिया? मान लीजिए 10 बैक्टीरिया हैं जो कि इन्फेक्शन कर रहे हैं, मैंने एंटीबायोटिक दी, एंटीबायोटिक देने के बाद मान लीजिए 3 बैक्टीरिया मर गए और 7 बचे। वो 7 थोड़े कमजोर मतलब थोड़े रेजिस्टेंस बैक्टीरिया थे, जो एंटीबायोटिक से नहीं मर पाए लेकिन फीवर कम कर दिया। पेरेंट्स ने सोचा बच्चा ठीक हो गया। अब वो 7 जो स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया थे जो एंटीबायोटिक से नहीं मर पा रहे थे, वो आपके क्या हुआ कि 14 बैक्टीरिया बन गए। तो जब हम एंटीबायोटिक बीच में छोड़ देते हैं, कोर्स पूरा नहीं करते हैं, तो पहले से भी सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीजें हमको इन्फॉर्म करनी होती है पेरेंट्स को। तो अगर हम ये इन्फॉर्म करेंगे तभी पेरेंट्स जो है वो पूरा कोर्स करवाते हैं एंटीबायोटिक का। एज उन्हें लगता है 2 दिन हो गए, बच्चा ठीक हो गया, अब देने की जरूरत, ठीक है। तो एक ये हमें ध्यान रखना होता है फीवर के समय पे। तो आई रिपीट, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में हमारे कौन कौन से आते हैं? निमोनिया हो गया, यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस इटसेल्फ हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ट्रीटमेंट पार्ट आई डिस्कस। या टॉन्सिलाइटिस हो गया, ईयर का इन्फेक्शन हो गया, ओटाइटिस मीडिया। और दूसरा ये टाइफाइड फीवर हो गया। टाइफाइड फीवर में ये ऐसा होता है कि कई बार ओरल एंटीबायोटिक असर नहीं करती, आईवी की जरूरत होती है। एल्स ओरल एंटीबायोटिक से बच्चे बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाते हैं। यूजुअली हम लोग 2 ही एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। ओके, सो दैट आई विल कम इन ट्रीटमेंट पार्ट, तभी आते हैं। पहले हम लोग टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो आप लोग वैसे टेस्ट में क्या क्या कराते हैं, क्या क्या कराना चाहिए, आप लोग क्या समझते हैं? ऐसा एनीबडी कोई बताना चाहेंगे अगर तो? कौन कौन से टेस्ट हमें कराने चाहिए? मैम सीबीसी तो मैंडेटरी होगा। सीबीसी तो मैंडेटरी होता है, क्योंकि हमको टीएलसी काउंट चाहिए होता है। लेकिन टीएलसी काउंट का हमको ये ध्यान रखना होता है, छोटे बच्चों में ना थोड़ा ज्यादा टीएलसी चलता है। जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास 2 साल का बच्चा आता है, ठीक है, उसका 13,000 अगर टीएलसी है तो मैं उसको नॉर्मल मानती हूँ। नॉर्मली अगर बड़ा बच्चा आएगा या कोई एडल्ट पेशेंट आएगा, उसके लिए 13,000 टीएलसी ज्यादा होता है। लेकिन छोटे बच्चों में, जितना छोटा बच्चा उतना टीएलसी ज्यादा नॉर्मल होता है, क्योंकि उनका नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट ही ज्यादा होता है। और टीएलसी क्या है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जो कि डब्ल्यूबीसी को ही काउंट कर रहा है। तो अगर मेरे पास 1 साल का बच्चा आता है, 12-13 हजार टीएलसी, तो मैं उसको नॉर्मल मानती हूँ। पर यस, डेफिनेटली हमको सीबीसी चाहिए होता है। और क्या करा सकते हैं हम लोग टेस्ट? कम से कम अगर हमें टेस्ट कराने होते हैं, फीवर में बिडाल होता है मैम, अगर फीवर ज्यादा दिनों से आ रहा है विडाल तो। आप कब करवाओगे? विडाल कब पॉजिटिव आता है? फीवर अगर उतर नहीं रहा है ना तो मैम, ज्यादा दिन से अगर उसको आ रहा है, दवाई दे रहे देखो, तो आराम मिल रहा, फिर वही हाल हो रहा है। ओके, देखो, एक्चुअली क्या है कि विडाल ना, अगर आपको लेस देन 7 डेज का फीवर है तो आपको विडाल नहीं कराना है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अगर बच्चा कहता है कि 3 डेज हो गए, यूजुअली हम लोगों का क्या अप्रोच रहता है टेस्ट कराने के लिए? इनिशियल 72 आवर्स बच्चे को आप यूटी ट्रीट करो, सिम्टोमेटिक, और टेम्परेचर चार्टिंग करने को कहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर चार्टिंग करने को हम इसीलिए कह रहे हैं कि पता चल सके कि एग्जैक्टली कितना फीवर आ रहा है। समटाइम्स पेरेंट्स बोलते हैं 99.5, कोई फीवर बोल देते हैं। मान लो कोल्ड कफ हुआ, 99.5 फीवर है, हाँ फीवर है, फीवर है लगता है, ठीक है। तो टेम्परेचर चार्टिंग करने को कह दो। बहुत सिक बच्चा है तो अलग बात है, अभी मैं फ्लैग साइंस भी डिस्कस करूंगी कि कब हमें सतर्क हो जाना चाहिए पहले दिन पे, ठीक है। एज
यूजुअली 90% बच्चों को हम 72 आवर्स तक वेट करने को बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी कि पैरासिटामोल, कोई एंटी एलर्जिक और नो एंटीबायोटिक टिल 72 आवर्स। एंड टेम्परेचर चार्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें पता चल सके सच में फीवर आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी टेम्परेचर चार्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मान लो पहले 2 दिन बच्चे को फीवर आया 101, फिर बच्चे को फीवर हो गया 100। ठीक है, बच्चा हमारे पास आया कि पहले तो 101 आ रहा था, अब 100 है। इसका मतलब इम्प्रूवमेंट हो रही है। जब बॉडी अपने आप रिस्पॉन्ड करके इम्प्रूव कर रही है, तो फिर मुझे क्या जरूरत है एंटीबायोटिक देने की। सो दैट्स वाई टेम्परेचर चार्टिंग इज मेन। लेकिन यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या करते हैं, पहले टेम्परेचर चार्टिंग में माँ बाप कहेंगे कि शुरू से 101 आ रहा है और अभी भी 101 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ माँ बाप कहेंगे कि पहले तो 100 आ रहा था लेकिन अब 101 आ रहा है। इसका मतलब कि इन्फेक्शन बिल्डअप हो रहा है। यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन बिल्डअप ऐसे ही होता है। तो ये कॉमन चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। ठीक है, और दूसरा, हम अगर ये वाला है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 101 पहले फीवर आ रहा था अब 100 है वो इम्प्रूवमेंट है। अगर मान लीजिए पहले हर 4 घंटे में फीवर आ रहा था, अब ड्यूरेशन बढ़ गई है, फीवर तो अभी भी 101 ही आ रहा है, लेकिन पहले हर 4 घंटे में आ रहा था, दूसरे दिन हर 6 घंटे में हो गया, तीसरे दिन 8 घंटे में हो गया, तो भी हम इसको इम्प्रूवमेंट ही मानते हैं। ठीक है, तो पहले 3 दिन हम क्या करते हैं, 72 आवर्स के लिए सिर्फ एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, और उसके अलावा हम टेम्परेचर चार्टिंग के लिए बोल देते हैं। उसके बाद हम बच्चे को बुलाते हैं कि टेस्ट हेलो कराते मैम। मैं हेलो मैम, डॉक्टर साहब हैं। मैं बोलो बोलो। थोड़ा 10 मिनट समय लूंगा, क्योंकि मैं मेरे पास समय का अभाव है। तो मैं कहीं रास्ते में ट्रेवल कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं, लेकिन फिर भी आपका ग्रुप मैंने ज्वाइन किया है। अच्छा, बताइए। तो ये बताइए, हमारा जो है बीच में ही समय दीजिए। तो ये बताइए, जो बच्चे को जो WBC और प्लेटलेट एक ही साथ बढ़ते हैं, और इसको क्या मेडिसिन हम यूज करें जिससे कि उसका प्लेट थोड़ा जोर से बढ़ाओ। बोलिए, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। के कारण जैसे कि जो प्लेट्स होते हैं ये भी बढ़ जाते हैं हम्म। बच्चे के, और WBC भी बढ़ जाता है। तो इसमें हम्म। काफी कंट्रोल करने के बाद प्लेट तो बढ़ ही जाते हैं, लेकिन WBC डाउन होता है तो प्लेट भी बढ़ जाती, प्लेट बढ़ जाता है। अभी प्लेट डाउन करने के चक्कर में तो WBC बढ़ जाते हैं। इसका क्या रीजन है? देखो, प्लेटलेट्स बढ़ने से मुझे ज्यादा कोई लेना देना नहीं होता है। तो प्लेटलेट्स का कोई सिग्निफिकेंस तभी है जब प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगी जब मैं डेंगू में आऊंगी, तो कि प्लेटलेट्स कम होने के लिए कब रिस्क होता है और कब रिस्क नहीं होता है। प्लेटलेट बढ़ने में इतना कोई नुकसान नहीं होता है, प्लेटलेट बढ़े हुए कोई नुकसानदायक नहीं होते हैं। ये नहीं मैम, कोई जैसे ऐसा कि भी प्लेट बताए कि 9.5 लाख हम्म, 10 लाख है, और WBC 22,000 है, ऐसा 23,000 है। उसको WBC डाउन करने के लिए प्लेटलेट भी डाउन करना पड़ता है। तो क्या है कि WBC डाउन करने के चक्कर में प्लेटलेट जो है 11 लाख हो जाता है, 10 लाख हो जाता है। इससे ब्लड कैंसर प्लेटलेट का की जो आप है चिंता एक मत रूट करिए, हो जाता है। प्लेटलेट अपने आप सही हो जाएगा। प्लेटलेट अपने आप सही हो जाएगा, प्लेटलेट की चिंता मत करिए। प्लेटलेट सिर्फ अगर कम होगा तो वो हम डेंगू वाले पार्ट पे आएंगे, तब बताएंगे कि उसको बढ़ाना कैसे है। प्लेटलेट को आपको कम करने की जरूरत नहीं है। अगर एनीमिया है बच्चे को, तो एनीमिया ठीक करने की जरूरत है। कई बार एनीमिया में भी ऐसा होता है कि प्लेटलेट बढ़ जाती है। ठीक है, तो प्लेटलेट पे आप इतना ध्यान मत दीजिए। तभी ध्यान दीजिए जब प्लेटलेट 1 लाख से कम है। ज्यादा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एनीमिया नहीं और है 10 लाख बच्चे है तो को। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? हाँ, जैसे 4.5 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए, 5 लाख, तो ये 9.5 कोई लाख बात है नहीं, तो। नहीं फर्क पड़ेगा। प्लेटलेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लेटलेट इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर प्लेटलेट कम नहीं है तो 1 लाख से कम है, वो अभी डेंगू वाला पार्ट आएगा तो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। अच्छा अच्छा, और WBC इसका जो ठीक है, बढ़ता है इसका? WBC जो बढ़ता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रीटमेंट हम, कौन सा इन्फेक्शन हम ट्रीट कर रहे हैं, उसके लिए हमें एंटीबायोटिक देना होता है। तो एंटीबायोटिक के लिए हमें वाइजली चूज करना होता है। वो मैं धीरे धीरे ही आ पाऊंगी, आपके पास समय का अभाव है। लेकिन फिर भी मैं एक लाइन में आपको यही समझा पाऊंगी कि मैं अभी डिस्कस यही करने वाली हूँ कि कब कौन सा एंटीबायोटिक देना है। तो TLC बढ़ा होगा तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा एंटीबायोटिक चलिए ठीक है। देना है। वो ऐसा एक लाइन में बता पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। एक्सेलेंट। ठीक है, तो हम लोग टेस्ट की बात कर रहे थे। तो टेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 दिन बाद आएंगे हम, मतलब 3 दिन बाद हम बच्चे को बुलाएंगे। उस समय पे हम डेंगू कराएंगे, अगर डेंगू का मौसम चल रहा है तो। अगर डेंगू फीवर का मौसम चला गया है, मौसम नहीं है, तो हम डेंगू को छोड़ भी सकते हैं। डेंगू कब आता है,
जब बारिश होती है, ठीक है, बारिश होने के बाद जब बारिश थमती है तब डेंगू सबसे ज्यादा होता है। और डेंगू का मच्छर हमेशा दिन में काटता है, ये भी ध्यान रखना है हमको। इसीलिए बच्चा जब स्कूल जाता है या बच्चा जब खेलता है बाहर पार्क में या इधर उधर, तो भी बच्चे को मच्छर काट सकता है। कई पेरेंट्स आते हैं बोलते हैं पता नहीं हमारे बच्चे को डेंगू कैसे हो गया, हम तो रात को मच्छरदानी लगा के सोते हैं। डेंगू का मच्छर काटता ही नहीं रात को, वो तो दिन में काटता है। और वो साफ पानी कहीं इकट्ठा नहीं होने देना है, साफ पानी में भी काटता है। मतलब साफ पानी में वो डेंगू का मच्छर पनपता है और उसके बाद काटता है। तो डेंगू का टेस्ट हम तभी कराएंगे जब डेंगू का सीजन चल रहा है। अननेसेसरी हम बच्चे के पैसे वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे को 3-4 मेन टेस्ट कराने हैं वो होते हैं सीबीसी, सीआरपी, ब्लड कल्चर, ओके, एंड टाइफाइड हमें रूल आउट करना है और मलेरिया करना है। ये यूनिवर्सली हमें करना ही करना है। लेकिन हमें सीरम विडाल जो है, जब बच्चे का फीवर 7 डेज का हो तब हम सीरम विडाल करेंगे, क्योंकि सीरम विडाल जो है वो फॉल्स नेगेटिव आ सकता है जब बच्चे को 7 डेज से कम का फीवर होता है, क्योंकि विडाल जो है वो पॉजिटिव आता ही नहीं है अगर बच्चे को 7 दिन से कम का फीवर होता है, वो उतना डेवलप ही नहीं हो पाता अंदर। तो कैसे करेंगे फिर, कौन सा टेस्ट कराएंगे टाइफाइड के लिए, किसी को पता हो तो बताएं। हेलो। Yes. हाँ बोलिए, किसी जी को मैम, पता हो तो विडाल। बताएं। विडाल। विडाल तो 7 डेज के बाद कराएंगे। मान लीजिए मेरे पास बच्चा आया, उसको 5 दिन का फीवर है, अब मुझे टाइफाइड रूल करना है, तो मैं कौन सा टेस्ट कराऊंगी? 5 दिन पे विडाल पॉजिटिव नहीं आएगा, वो फॉल्स नेगेटिव आएगा और हमको लगेगा मैम सबसे कि पहले, फीवर नहीं है। बोलिए। सबसे पहले सीबीसी सीआरपी करवाएंगे मैम। ठीक है, सीबीसी सीआरपी। ठीक है, दैट इज वेरी गुड। देखो अगर हमें टाइफाइड और चेक करना है। और एसजीपीटी। हम्म, एसजीपीटी। ठीक सीबीसी है, आप सीआरपी एसजीपीटी, एसजीपीटी। एमटी। एसजीपीटी आप करा सकते हो। यस, हेपेटाइटिस इज अ कॉज ऑफ फीवर, नो डाउट इन दैट। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, टाइफाइड डॉट कराते हैं। अगर फीवर बच्चे का 7 डेज से कम है तो जो टाइफाइड फीवर है वो सीरम विडाल में नहीं आता है, वो टाइफी डॉट में आता है। मैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में भी जो बच्चों को लिख कर देती हूँ, टाइफी डॉट लिख कर देती हूँ। टाइफी डॉट कराएंगे और आजकल लैब्स में टाइफी डॉट होने लगा है, ठीक है। जी मैम। तो वो टाइफी डॉट कराएंगे। उसके अलावा हम लोग कराएंगे मलेरिया एंटीजन। मलेरिया इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन इंडिया, तो हम लोग एक मलेरिया एंटीजन कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारे मेन टेस्ट है। और हम ब्लड कल्चर क्यों करा रहे हैं? ब्लड कल्चर हम इसलिए करा रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि एग्जैक्टली हमारा कौन सा इंफेक्शन, ठीक है। तो ये मेन टेस्ट है जो हम कराएंगे, सीबीसी, सीआरपी, यस डेफिनेटली एचजीपीटी भी कराएंगे, क्योंकि हो सकता है हेपेटाइटिस डेवलप हो रहा हो। और टाइफाइड और मलेरिया एंटीजन और ब्लड कल्चर, ये मेन टेस्ट है, ठीक है। और एक और चीज कराएंगे जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज यूरिन आरएम। अब आप लोग बोल सकते हैं कि हम यूरिन आरएम क्यों करा रहे हैं? यूरिन आरएम तो बच्चे को कई बार सिम्टम्स नहीं भी होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, बच्चा ना यूजुअली सिम्टम्स नहीं बता पाता है। एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन इन किड्स, क्योंकि बच्चे तो अपना ध्यान रख नहीं सकते, कई बार पेरेंट्स भी उतना नहीं ध्यान दे पाते। तो यूटीआई बहुत कॉमन होता है बच्चों में, ठीक है। और जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनमें भी कॉमन होता है। और बच्चे अपने सिम्टम्स, यूरिन इन्फेक्शन वाले सिम्टम्स यूजुअली नहीं बता पाते कि मुझे जल्दी आता है या मुझे जलन होती है या मुझे, दे नेवर टेल, ठीक है। तो हम लोग यूरिन आरएम कराएंगे। ये हमारे टेस्ट रहेंगे जनरल इन्वेस्टिगेशन। किसी को इसमें डाउट? मैम एक एलाइजा मेथड भी आती है क्या, यह है, काम कर सकता है टाइफॉइड टेस्ट में? एलाइजा मेथड फॉर टाइफाइड, ठीक है। देखो एलाइजा मेथड में क्या होता है ना, होता तो है लेकिन वो एक्चुअली हर जगह नहीं होता है और हम लोग नहीं कराते हैं वैसे। हर जगह होता भी नहीं है बेसिकली। तो ये कॉमन टेस्ट है जो हो जाते हैं हर जगह, और इसीलिए हम लोग इसको ही प्रेफर करते हैं। और ब्लड कल्चर में भी आ जाता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ब्लड कल्चर में टाइफाइड आ ही जाएगा। वैसा इसलिए क्योंकि मान लो बच्चा आपके पास आया 5 दिन में, आपने बच्चे को फीवर परसिस्ट कर रहा है, आपने टेस्ट कराए, पता चला बच्चा ऑलरेडी कोई एंटीबायोटिक लेकर आ रहा है, तो वो पार्शियली ट्रीटेड टाइफाइड हो जाता है। तो उसमें कई बार टाइफाइड नहीं भी आता है रिपोर्ट में पॉजिटिव, और कई बार ब्लड कल्चर में भी नहीं आता है और रिपोर्ट में नहीं आता है, तो भी हमें कई बार एंटीबायोटिक देना पड़ता है। ये हमें चूज करना है देना है या नहीं, वही हमें आज सीखना है कि कैसे चूज करना है, ठीक है। तो हमें वो चूज करना है कि हमें एंटीबायोटिक देना है या नहीं और क्या करना है, क्या करना चाहिए।
ओके मैम। तो ये बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, कुछ को बेसिक इन्वेस्टिगेशंस को डाउट है वो अगर तो आप पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और बच्चा नहीं ठीक हो रहा है होता है तो फिर हमारे पास और भी टेस्ट होते हैं कराने के लिए, तो हम बताते हैं। कुछ इसमें से पूछना हो तो अभी तक बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब टेस्ट हो गए, लेकिन एक चीज और हम करा सकते हैं। बच्चा कह रहा है कि नहीं मेरे तो बड़ा पेट में दर्द हो रहा है, आपको एक ट्रस्ट भी लग रहा है, तो आप एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हो। आप एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। और उसके बाद आप और क्या करा सकते हैं, हाँ, अगर बच्चा आया है कि कफ बहुत ज्यादा है, कफ नहीं ठीक हो रहा, तो हम चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे और अल्ट्रासाउंड भी फीवर अंडर इवेल्युएशन में आता है, जो कि हमें हेल्प करता है देखने में कि फोकस ऑफ फीवर कहाँ है। बेसिकली हमको फोकस ऑफ फीवर पूछना है। हम ईयर भी चेक कर सकते हैं ऊपर ऊपर से, पूरा ईएनटी वालों की तरह तो नहीं चेक कर सकते, लेकिन ऊपर ऊपर से कर सकते हैं, कोई पस डिस्चार्ज तो नहीं है। टॉन्सिल चेक कर सकते हैं, बच्चे का गला हमेशा चेक करें कि टॉन्सिल तो नहीं है। बच्चा थोड़ा चेक नहीं करने देगा, लेकिन थोड़ा प्यार से समझा बुझा के करें, क्योंकि कई बार टॉन्सिल होता है और अगर हम एंटीबायोटिक को डिसाइड करना है और हमें टॉन्सिल दिख गया तो एंटीबायोटिक की चेंज हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम अगर हम ट्रीटमेंट पार्ट पे सोचे, कॉमन ट्रीटमेंट पार्ट अगर हम लेते हैं, तो कॉमन ट्रीटमेंट पार्ट पे यूजुअली हम लोग दो एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं। एक ऑगमेंटिन को करते हैं और एक सेफेक्सिन को करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% बच्चे इन दोनों एंटीबायोटिक्स में ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब हमें डिसाइड ये करना है हमें कब ऑगमेंटिन देनी है और कब हमें सेफेक्सिन देनी है। तो किसी कोई अभी बताना चाहेंगे कि कब हम ऑगमेंटिन डिसाइड करते हैं और कब हम सेफेक्सिन डिसाइड करते हैं? नहीं नहीं, सर रुपया बस दे दूं बाद में। मैम फीवर में जो है अपन सिपेक्सिम दे सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी मैम, फीवर में सिपेक्सिम दे सकते हैं, फीवर में। एक मिनट, मेरा शायद ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया है। फीवर कोल्ड के साथ तो मैम तब एगमेंटिन चूज करते हैं, जब हम्म, जुकाम हो। हाँ, वेरी जब गुड, आप एकदम सही जा रहे हैं। और कब करते हैं? हाँ सर, हाँ मैम। और कब करते हैं? कोल्ड के साथ हो गया, हेलो। जुकाम हो गया, क्या है? और गले के ऊपर के इन्फेक्शन के लिए भी करते हैं मैम, ये हम्म, टॉन्सिल वगैरह भी लग रहा हो। हेलो। ठीक है। हम इसीलिए ये ऑगमेंटिन यूज करते हैं, ठीक बोल रहे हैं आप। देखो यूजुअली क्या होता है, अगर हमारे पास आ जाए कि हमने थ्रोट देखा, थ्रोट कंजेस्टेड है, या फिर टॉन्सिलाइटिस है, या फिर ईयर का इन्फेक्शन है, ठीक है, तो हम या मतलब जैसे भी हमारे को कफ लग रहा है बच्चे को कि कफ ज्यादा है, या माँ कह रही है बलगम वाला कफ आ रहा है, तो इन सारे केसेस में हम ऑगमेंटिन यूज करते हैं। मैम ठीक है, उसके अगर साथ अगर ये सांस सारे, सांस भी फूल रही हो, मान लीजिए बच्चे का हाँ जी, सांस भी फूल रही हो। सांस भी अगर फूल रही है तो हम एंटीबायोटिक के साथ चेस्ट को चेक करेंगे। अगर नेबुलाइजेशन की जरूरत है तो हम नेबुलाइजेशन देंगे। नेबुलाइजेशन वर्क्स मैजिक इन किड्स। ठीक है, अगर ये सांस फूल रही है, डुवालिन डुवालिन बॉडी गार्ड किससे मैम? हाँ वो भी मैं बता देती हूँ आपको। एक्चुअली इसमें हम यूजुअली क्या करते हैं, जो हमारे 3 मंथ से कम के बच्चे होते हैं उनमें लिवोलिन वाले रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, तो अगर हम उनमें चलिए। लिवोलिन देते हैं 3 मंथ से कम वाले बच्चों में, तो लिवोलिन इतनी असर नहीं करती है। उन लोगों को हम यूजुअली 2.5 ml एड्रेनालिन, जो 1 एम्प्यूल आता है, या 1 ml एड्रेनालिन ले लीजिए, 1 ml काफी होता है छोटे बच्चों के लिए एम्प्यूल, वो 1 ml वाला एड्रेनालिन प्लस 3 ml नॉर्मल सलाइन ले लीजिए। आप उससे नेबुलाइज कराइए, दैट वर्क्स मैजिक इन किड्स लेस देन 3 मंथ्स। क्या लेंगे आप? 1 ml एम्प्यूल एड्रेनालिन का, एडीआर का, 3 ml नॉर्मल सेलाइन, आप उससे नेबुलाइज करवाइए। तो दैट जी। वर्क्स रियली रियली मैजिक एंड ग्रेट इन लेस देन 3 मंथ्स ऑफ चिल्ड्रन। ओके। ठीक है, जो बड़े बच्चे होते हैं लाइक 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स में होते हैं, उनमें लिवोलिन डेवलप हो जाता है, आई मीन रिसेप्टर्स डेवलप हो जाते हैं। तो 3 मंथ से 6 मंथ्स के बीच में हम लोग लिवोलिन यूज करते हैं। दैट डोज इज 0.3 mg। लिवोलिन 3 टाइप का आता है, एक 0.3, एक 0.63 और एक 1.25। ठीक है। जी मैम। तो जो छोटे बच्चे होते हैं 3 मंथ से 6 मंथ्स वाले, उनको हम यूजुअली 0.3 लिवोलिन वाला यूज करते हैं, कम वाला, मिनिमम डोज वाला। जो 6 मंथ से 2-3 इयर्स तक के होते हैं, 15 kg तक के, उनको हम 0.63 वाला करते हैं। और जो उनसे थोड़े बड़े बच्चे होते हैं लाइक 17-18 किलो से ऊपर के होने लग गए, उनको हम 1.25 देते हैं।
ठीक है। जी मैम। हाँ, 1.25। और दूसरा, अगर हमें लग रहा है कि बच्चे की सांस ज्यादा तेज चल रही है, इंप्रूव नहीं हो रहा है लिवोलिन से, तो हम लिवोलिन को 0, 20, 40 देते हैं। 0, 20, 40 का मतलब होता है 3 बार नेबुलाइज कराओ 20-20 मिनट्स के गैप में, तो बच्चा रियली में इंप्रूव हो जाता है। ठीक है। हम्म उसके अलावा हम एक ब्यूटीकॉट नेबुलाइजेशन देते हैं। दैट इज यूनिवर्सल डोज होती है उसकी 0.5 mg। ठीक है, सबको इतना ही देते हैं, हर बच्चे को 0.5 mg। कितना देते हैं? 0.5 mg। 0.5 mg। अब मान लीजिए बच्चा बहुत ही सिकाया है, बहुत ज्यादा हो रहा है, लिवोलिन ब्यूटीकॉट भी दे दिया है, इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो हम लोग हाइड्रोकॉट भी दे सकते हैं बच्चे को। दिस इज आई मीन थोड़ा सा एडवांस टाइप का है, लेकिन हम लोग हाइड्रोकॉट भी दे सकते हैं। कैसे देंगे हाइड्रोकॉट? किसी को डोज पता हो हाइड्रोकॉट की? नो मैम। हाइड्रोकॉट हम देते हैं 10 mg/kg से। ठीक है, लेकिन उसकी मैक्सिमम डोज 100 mg होती है। तो छोटा बच्चा है 10 kg से कम का, मान लीजिए 5 किलो का है, तो हम 50 mg देंगे। 6 किलो का है तो 60 mg देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 10 kg का है तो भी हम 100 mg देंगे, और अगर 20 kg का है तो भी हम 100 mg देंगे। 100 mg से ज्यादा हम नहीं देंगे। हाइड्रोकॉट ऑल्सो वर्क्स मैजिक, लेकिन स्टैट डोज देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। अगर हम स्टैट डोज दे रहे हैं और उसके बाद इन्फेक्शन रूल आउट कर लेते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन फ्लेयर अप हो सकता है स्टेरॉइड में, तो एक सिंगल डोज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम मेंटेनेंस डोज तभी देंगे जब हम रूल आउट कर लेंगे कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, बच्चे को एलर्जी से ही एलर्जी की है, बच्चे को एलर्जी एलर्जी से ही प्रॉब्लम, ब्रोंकियोलाइटिस हो गया या कोई भी सीजनल एलर्जी हो गई, लाइक दैट। ठीक है। और 10 से 12 साल के मैडम बच्चे को क्या देंगे, कौन सा? 10 से 12 साल के बच्चे को, जी। 10 से 12 साल के बच्चे को आप बड़ा वाला लीवोलिन दो। बड़ा वाला लीवोलिन मतलब 2 हाँ सॉरी 1.25 वाला दोगे, और 1.25 वाला और एक ब्यूटी कॉट दोगे। ब्यूटी कॉट सेम ही आता है, सब बच्चों के लिए सेम ही डोज चलता है। और अगर ज्यादा सीख है बच्चा तो आप 100 mg का हाइड्रोकॉट लगा दोगे। ठीक है। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो फिर बताइए, नहीं तो हम सेफेक्सिन कब यूज करेंगे उस पे चलते हैं। अच्छा हाँ, ऑगमेंटिन का और सेफेक्सिन का डोज भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डोज को ठीक से नहीं देंगे तो भी बच्चा ठीक नहीं होगा। हम ये बोल सकते हैं कि अरे हम तो एंटीबायोटिक सही यूज कर रहे हैं, फिर भी बच्चा ठीक नहीं हो रहा। अब मान लीजिए बच्चे किसी को भी भूख है 2 रोटी की, 1 रोटी खा रहा है, तो उसका होगा ठीक? मतलब भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी, है ना। नो मैम। तो हमें डोज को ठीक से यूज करना है। ऑगमेंटिन की डोज होती है, ओरल डोज अगर हम दे रहे हैं तो 40 mg/kg/डे होती है। ठीक है। ऑगमेंटिन हमारे पास 2 तरह के आते हैं, बल्कि 3 तरह के आते हैं। एक छोटा वाला भी आता है जिसमें कि 5 ml में 125 mg होता है। एक ऑगमेंटिन डीयूओ आता है, उसमें 5 ml में 200 mg होता है। और एक ऑगमेंटिन डीडीएस आता है, दैट इज डबल स्ट्रेंथ, उसमें 5 ml में 400 mg होता है। ठीक है। इसकी डोज होती है हमारी 40 mg/kg। ठीक है। तो ये हमको, अगर मान लो 10 kg का बच्चा है तो कितनी डोज बैठती है इसकी? 400 400 mg/kg/डे। हमने 400 mg/डे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कितनी डोज हो गई? आप डीडीएस वाला लिखिए, 2.5 ml बीडी हो जाएगा। हाँ मैम। ठीक है। और अगर आप डीयू वाला लिख रहे हैं जिसमें कि 5 ml में 200 mg है, तो आपका 5 ml बीडी हो जाएगा। पर लोग इतनी ज्यादा डोज देते नहीं, उनको ऐसा लगता है ये बहुत ज्यादा है, 10 किलो को उतना दे देंगे 5 ml बीडी, तो वो बहुत कम देते हैं, तो डोज आधी रह जाती है। इस वजह से भी कई बार बच्चा ठीक नहीं हो रहा होता। नहीं, समझिएगा। तो डोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। मैम बच्चों में सबसे किसी को बड़ी समस्या रहती है कि मतलब मेडिसिन जो ओरल देते हैं ना तो पूरी ले नहीं पाते, मतलब उसमें क्या है कि इसलिए भी डोज अधूरा रह जाता है, क्योंकि बहुत सारे हाँ, बच्चे ये वोमिट नहीं कॉमन करते इशू हैं। है। लेकिन आप माँ बाप को बोल सकते हैं कि वो शहद में मिला के दे सकते हैं, वो फ्रूटी में मिला के दे सकते हैं, जूस में मिला के दे सकते हैं। बच्चे को लुभावना दे सकते हैं कि बेटा ये दवाई खाएगा तो तेरे को टॉफी अरे देंगे। ये सारी चीजें मेरे बच्चे को को भी बोलनी जाना है, पड़ती है। कपड़े लाई हो गया। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बच्चे को बोलनी पड़ती हैं। तो ये थोड़ा आपको लालच देके डोज तो देनी पड़ती है, क्योंकि देखो जो डोज है वो तो माँ बाप ही दे सकते हैं, वो तो आप लोग भी नहीं पिला सकते। घर जाके माँ बाप दवाई नहीं देंगे तो इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि मैम सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि बच्चों में जो जब अपन दवाई देते हैं तो क्या बच्चे पीते नहीं बराबर, फिर बाद में आके बोलते हैं
बोले बच्चा ठीक नहीं हुआ, आराम नहीं हुआ, क्योंकि दवाई पूरी जाती नहीं उनके डोज, मतलब पूरा। देखो, अगर डोज पूरी नहीं जा रही है तो हम आईवी एंटीबायोटिक उनको सजेस्ट कर देते हैं कि अगर जी। बच्चा आपका बिल्कुल ही नहीं पी रहा है तो आप आईवी एंटीबायोटिक ले लें। आईवी एंटीबायोटिक में ऑगमेंटिंग की डोज होती है 100 mg पर केजी पर डे। जी। ठीक है, तो अगर जैसे हमारे पास 10 किलो का बच्चा है तो उसकी 1000 बैठी 100 के हिसाब से, तो 500 सुबह के लिए बुला लो, 500 शाम के लिए बुला लो। जी। ठीक है। जी मैम, ये एजिथ्रो साइरप जो आती है मतलब बच्चों में, तो मतलब कॉमनली कौन कौन से मतलब इसमें सिम्टम्स में यूज कर सकते हैं अपन? एक्चुअली अजिथ्रो, जब अभी मैं टाइफाइड पे आती, सेफेक्सिन देते हैं हम टाइफाइड में तो बताती, अगर आपने पूछ ही लिया है तो मैं बता देती हूँ। यूजुअली क्या होता है, अजिथ्रो को हम यूजुअली दो चीजों में ज्यादा यूज करते हैं। एक तो अगर आपको लग रहा है कि ऑगमेंटिन की जरूरत नहीं है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, माइल्ड है, अजिथ्रो से ठीक हो जाएगा, तो यू एड अजिथ्रो। ठीक है। और अगर हम टाइफाइड के लिए बच्चे को सेफेक्सिम दे रहे हैं, सेफेक्सिम हमने 3 डेज दे दी, ओरल सेफेक्सिम, बच्चे का फीवर ठीक नहीं हो रहा है, तो हम अजिथ्रो को ऐड करते हैं। मैं यूजुअली अजिथ्रो को इसी चीज में यूज करती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि माइल्ड इन्फेक्शन होता है, अजिथ्रो दे दो, बच्चा ठीक होकर नहीं आता, फिर दोबारा से ऑगमेंटिन दो। इससे बेटर मैं प्रेफर करती हूँ कि सीधे ऑगमेंटिन ही स्टार्ट करो बच्चे। अजिथ्रो की डोज मैम? अजिथ्रो की डोज आपकी अलग अलग रहती है। अगर आप किसी और इन्फेक्शन के लिए दे रहे हो, जैसे अगर यूआरटीआई के लिए दे रहे हो, तो आप 10 mg पर केजी पर डे दोगे। अगर 10 किलो का बच्चा है तो आपको बैठेगी 100 mg। ठीक है, 10 से 100 mg बैठेगी। तो हमारे पास दो सिरप अवेलेबल होते हैं, 5 ml में 100 mg वाला भी आता है, 5 ml में 200 mg वाला भी आता है। तो अगर आप 10 kg का बच्चा है और आप उसको 100 mg दे रहे हो, आपको देनी है आई मीन, तो आप 2.5 ml बीडी दे दो। लेकिन अजिथ्रो में दो बातें ध्यान रखने वाली होती हैं। एक तो ये एम्प्टी स्टमक, इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा बेटर होता है। तो जब भी आप अजिथ्रो लिखें, मैं जब भी अजिथ्रो अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखती हूँ, हमेशा लिखती हूँ हाफ एन आवर बिफोर फूड। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि माँ बाप को ऐसा लगता है कि यार एक बच्चे ने खाना नहीं खाया, दवाई नहीं दे सकते खाली पेट, तो खाना खिलाने के बाद दे देते हैं। तो अजिथ्रोमाइसिन में क्या होता है कि वो फिर वो नहीं होता, असर नहीं करती, मतलब कम असर करती है, उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा कम होता है। तो हमेशा उसमें प्रिस्क्रिप्शन में लिखना है हाफ एन आवर बिफोर फूड। चाहे बच्चों में दो चाहे बड़ों में दो, किसी में भी दो, अजिथ्रोमाइसिन इज ऑलवेज हाफ एन आवर बिफोर फूड। ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज ये होती है, टाइफाइड में इसकी डोज डबल होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड में जो डोज रहती है वो होती है 20 mg पर केजी पर डे। अगर बच्चा 10 किलो का है तो मुझे 100 नहीं देनी, अब मुझे 20 से देनी है तो 200 बैठी, तो मैं 200 वाला सिरप दूंगी उसको 2.5 ml बीडी। जिथ्रो को हम ओडी डोज में भी दे सकते हैं, अगर बच्चा पी सकता है तो हम 5 ml ओडी भी कर सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज हाफ एन आवर बिफोर फूड। ओके, जोर से बोलिए। 200 mg का सिफेक्टिन है, ठीक है। एक क्या? व्यक्ति का वजन है 60 kg, 20 mg पर केजी देना। 60 kg का एडल्ट है? 20 mg पर केजी देना है, दो हाँ, जगह। हाँ, 60 kg है पेशेंट का। हर चीज की एक मैक्सिमम डोज होती है। ऐसा थोड़ी 80 किलो होगा तो हम 20 mg पर केजी से देंगे, है ना। तो जो अजिथ्रोमाइसिन की मैक्सिमम डोज होती है वो 500 mg ओडी होती है। हो गया 1 kg। 500 mg ओडी होती है अगर अदर इन्फेक्शन के लिए दे रहे हैं तो, और अगर टाइफाइड के लिए दे रहे हैं तो 500 mg बीडी होती है। ये मैक्सिमम डोज होती है अजिथ्रोमाइसिन। चला कर दूसरा छोटे आपका आवाज बहुत ही कम आ रहा है। 24 घंटा का राउंड फिगर ना लिया तो 12 घंटा 24 घंटा तक का क्या? रात में सोइए जाता है। तो आवाज वही नहीं आ रही है, थोड़ा क्लियर बोलिए। पैकिंग फिट लगाया। आई एम नॉट एबल टू हियर। किसी और को सुनाई दे रहा है तो वो बोल सकते हैं। नहीं, हमें भी क्लियर नहीं आ रहा। बिपिन जी थोड़ा क्लियर बोलिएगा, आपकी आवाज थोड़ा कट कट के आ रही है। थोड़ा जोर से बोलिए। म्यूट हो गया उनका माइक एक्चुअली। मैम आप म्यूट हो गए हैं। मेरे हिसाब से तो वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि मतलब ओडी डोज 24 आवर के हिसाब से, मतलब 12 आवर्स के हिसाब से बोल रहे हैं मतलब। नहीं नहीं, ओडी डोज इज वंस इन अ डे, दैट इज 24 आवर्स में एक बार। अच्छा, शायद ओपी सोलंकी जी ठीक बोल रहे हैं।
तो शायद वो यही पूछना चाह रहे हैं। अब आपने बोला है तो मुझे भी एकदम स्ट्राइक किया कि शायद ठीक कह रहे हैं। तो ओडी डोज का मतलब होता है 24 आवर्स इन अ डे। 24 आवर्स मतलब हम 24 आवर्स को मानते हैं। बीडी मान रहे हैं तो 24 आवर्स है। एक दिन कितने कितने समय का होता है? 24 घंटे का। ठीक है। लो एक एक और ले कोई लो मैम। क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो। मैं अभी तो हम स्लाइड 1 पे हैं, अभी बहुत स्लाइड्स बाकी है हमारे। हाँ 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 हाँ। हम ट्रीटमेंट पार्ट पे पहले आ गए ना, लोगों ने क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए सर ने। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे, अब सेफेक्सिन का डिस्कस कर लेते हैं। सेफेक्सिन का भी डोज रहता है। अगर हम अदर इन्फेक्शन के लिए देते हैं, पहले डोज ही बता देती हूँ आप लोगों को। अगर हम अदर इन्फेक्शन के लिए देते हैं तो 10 mg/kg रहता है। और अगर हम टाइफाइड के लिए दे रहे हैं तो 20 mg/kg रहता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। और अदर इन्फेक्शन कौन से माने जाएंगे? जैसे ये अगर आपने मैं बढ़िया। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए दे रही हूँ तो मैं 10 mg/kg से दूंगी। और अगर मैं टाइफाइड के लिए दे रही हूँ तो दैट आई विल गिव फॉर 20 mg/kg। ठीक है। ठीक है। तो सेफेक्सिन को हम यूजुअली तभी यूज करते हैं। एक और चीज में हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सारे टेस्ट करा लिए, कुछ भी नहीं आया पॉजिटिव। अब मान लीजिए कफ भी नहीं है बच्चे को, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो रहा, तो भी हम सेफेक्सिन को ही प्रेफर करते हैं। क्योंकि सेफेक्सिन जो होती है वो ऑगमेंटिन से ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। ठीक। तो हम लोग सेफेक्सिन को ऐसे में यूज करते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? बताइए। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डेंगू का ट्रीटमेंट पार्ट डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये 3 मेन कॉमन इन्फेक्शन होते हैं जो आप एनकाउंटर होते हैं। और डेंगू में बहुत सारा डेथ्स विलेजेस में कॉमन होता है, क्योंकि उसमें ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता डेंगू को। तो थोड़ा सा मैं डेंगू फीवर आपको बता देती हूँ, फिर हम लोग ट्रैफिक लाइट सिस्टम पे चलेंगे। ठीक है। कि कब हमें बच्चे को रेफर करना है, कब हमें एडमिट करना है, कब बच्चे को हम घर भेज सकते हैं। व्हाट ऑल आर द पार्ट्स दैट वी विल डिस्कस इन ट्रैफिक लाइट सिस्टम। अभी मैं आपको डेंगू का और फीवर बता देती हूँ कैसे ट्रीट करेंगे। देखिए, डेंगू फीवर ट्रीट करने के लिए सबसे पहले तो हमें घबराने की जरूरत नहीं होती है कि ओहो डेंगू हो गया, डेंगू हो गया। डेंगू एक कॉमन वायरल इन्फेक्शन है, इसमें हमें डरना नहीं होता। ठीक है। तो जिसमें हमें डरना नहीं होता। तो एक तो सबसे पहले हमारे को वो कॉमन होता है, हमको फ्लूइड्स देना होता है। क्योंकि डेंगू में फ्लूइड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर बच्चा डिहाइड्रेटेड होगा तो बच्चे का प्लेटलेट गिरेगा और पीसीबी बढ़ेगा। तो हमें सिर्फ प्लेटलेट और पीसीबी पे ध्यान, सिर्फ हमें प्लेटलेट पे ध्यान नहीं देना होता डेंगू में। हमको पीसीबी यानी कि हिमेटोक्रिट पे भी ध्यान देना होता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे लोग देखते हैं अरे प्लेटलेट गिर रहा है, अरे प्लेटलेट बढ़ रहा है, अरे प्लेटलेट ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेंगू के लिए होता है पीसीबी। पीसीबी का मतलब होता है जो हिमेटोक्रिट आता है। अगर पीसीबी हिमेटोक्रिट बढ़ रहा है यानी कि खून गाढ़ा हो रहा है। और खून गाढ़ा होना डेंगू के लिए एक नुकसानदायक होता है, जो कि बच्चे को शॉक में ले जा सकता है या बच्चे का बीपी कम कर सकता है। ठीक है। तो उसके लिए हमें फ्लूइड देना होता है। कितना फ्लूइड देंगे? फ्लूइड हम बच्चे को देते हैं 10 ml/kg से। ठीक है। 10 ml/kg पर आवर से देंगे। ये मैक्सिमम फ्लूइड है। इसको अगर बच्चा ठीक है, खा रहा है, पीसीबी कम हो रहा है, प्लेटलेट बढ़ रही है, तो हम इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हम फ्लूइड को कम भी कर सकते हैं। नॉर्मल मेंटेनेंस फ्लूइड यूजुअली हम 5 ml/kg पर आवर पे देते हैं। ठीक है। तो ये हमें फ्लूइड मेंटेनेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मीन फ्लूइड मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। डेंगू में हम यूजुअली कोई एंटीबायोटिक को यूज नहीं करते हैं, कोई जरूरत नहीं होती है। सीबीसी को हमें सीरियली कराना होता है। सीरियली कैसे कराना होता है कि हमने आज कराया है तो हम कल भी कराएंगे, परसों भी कराएंगे। और डेंगू में प्लेटलेट कब गिरता है? जब फीवर जाता है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। जब फीवर चला जाएगा, जैसे मान लीजिए बच्चा ने कहा, पेरेंट ने कहा कि 4 दिन से बुखार आ रहा है, डेंगू पॉजिटिव है NS1 एंटीजन, और लेकिन 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा है। अब बच्चा लिथार्जिक फील कर रहा हाँ है, वो थोड़ा बच्चा रहेगा, गिर गिर जा रहा है। मेरे को मैडम से उस बात समय पे करनी हमें है। ध्यान देना होता है। ठीक है।
तो उस समय पे हमें ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि जब फीवर गिरता है तब प्लेटलेट गिरने का चांस ज्यादा होता है। तो इसीलिए उस समय पे फ्लूइड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ज्यादातर जो भी ट्रीटमेंट हम लिखते हैं या मैं लिखती हूँ, उसमें हम यूजुअली प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स बोल देते हैं, क्योंकि हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन रखते हैं तो आधी बीमारी दूर हो जाती है, और ट्रीटमेंट पार्ट जो हम दे रहे होते हैं वो ज्यादा असर करता है। तो ऑलवेज एक्सेप्ट इफ किडनी इज नॉट वर्किंग, वो एक डिफरेंट मैटर है। अदरवाइज हमेशा हाइड्रेशन मेंटेन करना और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स देना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल चिल्ड्रन, ऑल सिक चाइल्ड। ठीक है। नमस्ते मैम। हाँ बोलिए, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन? नमस्ते मैम। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ मैम, मैं सुन रही एक हूँ। 8 साल का लड़का है तो उसको डेंगू पॉजिटिव हुआ है। 8 साल का लड़का डेंगू पॉजिटिव है, उसका टीएलसी 24,000 है। हैं? ठीक है। और ये अपना प्लेटलेट जो है, प्लेटलेट है 50,000। ठीक तो है। अब उसको पीसीबी फीवर कितना भी है? आ रहा है हेमाटोक्रिट, जोरदार, तो क्या ट्रीटमेंट चलाएं? हेमाटोक्रिट कितना है? है मैम, हेमाटोक्रिट पीसीबी। हेमाटोक्रिट 52 है। देखो इसको तो बहुत ज्यादा आपको फ्लूइड देना पड़ेगा, क्योंकि 52 तो बहुत ही ज्यादा है। बीपी कितना है? बीपी लो ही है, बीपी लो है। कितना लो? बीपी बोले तो 20-25 पॉइंट लो है। मैम इसमें थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। सुनील जी, जैसे आपका कोई जी क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, क्योंकि देखो हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स भी हैं मीटिंग में। और अगर आपको केस स्पेसिफिक पूछना है तो मेरे ख्याल से आपको रेफर करना चाहिए पेशेंट, क्योंकि उसमें काफी चीजें होती हैं जो यस यस, डॉक्टर मैं भी केस यही बोलने हिस्ट्री वाली चेक थी, करते क्योंकि हैं, हाँ है ना। राइट। केस के लिए प्रॉपरली नहीं है सर, एक्चुअली चला क्या सकते हैं अगर अपने लायक अगर है टेलीमेडिसिन के द्वारा, अगर तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं, नहीं नहीं वो देखो, मैडम से हाँ पूछ हाँ, रहे हैं। कॉमन क्वेश्चन पूछ लीजिए सर। अगर केस स्पेसिफिक है तो थोड़ा सा, क्योंकि हाँ डॉक्टर को भी केस हिस्ट्री चाहिए होती है वहाँ पे। बिना हिस्ट्री के ट्रीटमेंट डॉक्टर भी नहीं बता सकते ना वहाँ पे। हाँ जी। और फिर ये भी है ना कि अब इसमें पूरा ट्रीटमेंट हमें लिखना पड़ेगा। अब इसमें पूरा ट्रीटमेंट बताना पड़ेगा, इसका बहुत लंबा ट्रीटमेंट होगा, पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझको। तो ये आप रेफरल डाल दीजिएगा, ये मैं आपको उस समय पे सारा समझा भी दूंगी। जब आप डालेंगे ना तो मैं एक बार आपको सारा समझा भी मतलब दूंगी कि है मतलब करने लायक है या करना बाहर है। भेजने, अगर रेफर करने लायक है अगर या आपके हो यहाँ जाएगा टेलीमेडिसिन से? देखिए, अगर 20-25 बीपी है तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम्म थोड़ा सा आप फ्लूइड देके बीपी बढ़ा सकते हैं, आपके यहाँ एडमिट हो सकता है, हम्म, तो हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इसको फ्लूइड ही चाहिए मेन। ठीक है। तो प्रॉपर आपको ओके बीपी लेना होगा। अगर आप बीपी ओके कफ ओके। नॉर्मल नहीं यूज कर रहे हैं तो बीपी कफ आपको 8 साल के बच्चे वाला यूज करना होगा। बीपी के हिसाब से है, पल्स कैसा चल रहा है उसके हिसाब से है। ठीक है। अगर बीपी पल्स ठीक है तो आप अपने पास रख के भी ट्रीट कर ओके सकते हैं, नहीं तो फिर आप रेफर कर ओके दीजिए, ओके क्योंकि बीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ओके जब आप रेफर भी करेंगे तो आपको फ्लूइड के साथ रेफर करना पड़ेगा। आप ओके। उसको हाँ खाली नहीं भेज सकते, बच्चा बीच में ही शॉक में चला जाएगा। तो आप टेलीमेडिसिन की हेल्प जरूर लें, क्योंकि रेफर करने से पहले का भी ट्रीटमेंट जी होता है जो करके भेजें। तो कम से कम हम बच्चे की जान बचा सकते हैं कि भाई हमने रास्ते में भेजा, रास्ते में उसका तो फ्लूइड चलता रहा तो तो बच्चा ठीक ठाक हमारा रेफर होके पहुंच गया। पहुंचने में उसको आधा 1 घंटा लग जाएगा, है ना। जी ठीक है। ठीक जी है, जी। तो अब हम आते हैं ट्रैफिक लाइट ओके मैम, थैंक यू। सिस्टम पे। तो व्हाट इज जी मैम। ट्रैफिक लाइट सिस्टम? कुछ पूछना है किसी को? जी मैम। हाँ पूछिए पूछिए। यस मैम, जी नवीन मैम। वैष्णव है। डेंगू में जैसे किसी पेशेंट की मौत होती है, मतलब तो मतलब वो मतलब जैसे पेशेंट नॉर्मल रहता है उसके बाद मतलब एकदम से शॉक में चला जाता है, तो वो किस वजह से होता है मतलब? वो इसी वजह से होता है कि हम लोग प्लेटलेट ही देखते रह जाते हैं, पीसीबी नहीं देखते, बीपी मॉनिटर नहीं करते, और फ्लूइड मैनेजमेंट हम ठीक नहीं देते। फ्लूइड मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डेंगू। इतना टाइफाइड में भी इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइफाइड में फिर आप एंटीबायोटिक दे दोगे, सेफ्ट्राक्सोन, बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर आपने फ्लूइड ठीक से नहीं दिया तो बच्चे की अचानक शॉक में जाके मौत भी हो सकती है। अभी वायरल चल। मैम जैसे एडल्ट में क्या होता है, दो एक में डेट मेरे खुद के रिश्तेदारों में भी हो गई, तो मतलब नर्सिंग होम में भर्ती थे, उसके बावजूद 2 दिन तक ठीक थे, उसके बाद तीसरे बोल थोड़ी बिगड़ी, उसके बाद भी हो गई, मतलब ये है। हाँ, अब ये तो देखो फिर भगवान के ऊपर है ना, जिसकी आई लिखी हो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये भी हो सकता है कि किसी नर्सिंग होम में वो ध्यान नहीं दिया, फ्लूइड चला नहीं, शॉक में चला गया पेशेंट। जी मैम। मैं ये नोटिस किया था, मैंने मतलब नर्सिंग होम में एक पेशेंट एडमिट था, तो मतलब एनएफटी आरएफटी भी नहीं करवाया था उन्होंने, 4 रोज से उसके बावजूद। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, हर नर्सिंग होम में जरूरी नहीं है कि इलाज ठीक हो रहा हो। कई नर्सिंग होम में भी नहीं इलाज ठीक होता है, क्योंकि डेंगू का इलाज फ्लूइड मैनेजमेंट से ही होता है।
क्योंकि फ्लूइड बहुत ज्यादा लीक हो रहा होता है। अगर हमने फ्लूइड मैनेजमेंट ठीक नहीं किया तो पेशेंट की मौत हो सकती है। लेकिन अगर हम फ्लूइड मैनेजमेंट ठीक कर रहे हैं फिर भी पेशेंट डाई हो गया, तो फिर तो भाई जिसकी आई लिखी है उसकी लिखी है, डॉक्टर भगवान थोड़ा थोड़े कम ना हो होता जाए फिर लगा हाँ देंगे, ड्रिप लगाएंगे, ठीक है। हेलो। नवीन जी कुछ तो पूछ आप रहे थे? ये ऐसे वाले आवाज नहीं पेशेंट्स अगर रेफर करेंगे ना हाँ। तो हम रेफरल में भी समझा सकते हैं आपको कि क्या है जी क्या नहीं। अभी थोड़ा आपको समझ में मैडम, आया है, बच्चे की रेफरल हाइट में नहीं और बढ़ समझ रही है, आएगा। 2 ईयर ओल्ड है। बोलिए बोलिए। मैडम बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, 2 साल का बच्चा है, तो हो गया 2 करेंगे। ईयर ओल्ड। देखो इसमें हाइट ना बढ़ने के लिए आप रेफर करिए मेरे पास बच्चा, उस समय पे मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि इसमें फीवर से रिलेटेड नहीं है, हमारे टॉपिक से थोड़ा आउट ऑफ द वे सिस्टम है ना। जी, वो आउट ऑफ द वे जा रहा है तो वो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहूंगी। उसका कुछ जांच हाइट उच जो कराना पड़ेगा कि डायरेक्ट आपसे कंसल्ट करा देंगे तो हो जाएगा? आप पहले कंसल्ट करा लीजिए, कुछ ट्रीटमेंट मैं दूंगी, उस समय मैं जांचें भी लिख करके दूंगी। बच्चा ट्रीटमेंट लेगा फिर मुझे दोबारा दिखाएगा, डेफिनेटली हाइट बढ़ेगी। ठीक, ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। अब हम आते हैं ट्रैफिक लाइट सिस्टम पे। तो ट्रैफिक लाइट सिस्टम हमारा इसीलिए बना है। आप पुष्कर जी ग्रीन वाला स्लाइड लगाइए, ट्रैफिक लाइट सिस्टम ग्रीन, ग्रीन वाला। हम्म। तो इसमें क्या है कि हमें ये देखना है, ट्रैफिक लाइट सिस्टम हमारे पास तीन है, ग्रीन ऑरेंज एंड रेड। ग्रीन का मतलब है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, हम घर पे उसको ट्रीट कर सकते हैं और हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इन्होंने पूछा कि बच्चे को हमें रेफर करना है कि यहाँ ट्रीट हो जाएगा, तो इसके लिए हम तो हमारे थोड़ी सी चीजें बनी होती हैं, जिसमें से हमें तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये है कलर, एक्टिविटी, हाइड्रेशन, ठीक है। और एक अदर में आता है रेड फ्लैग साइंस, वो अभी मैं डिस्कस करूंगी। कलर में क्या है, हमने देखा कि बच्चे का कलर ठीक है, स्किन का कलर ठीक है, लिप्स का कलर ठीक है, टंग का कलर ठीक है। एक्टिविटी, एक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा एक्टिव है, अलर्ट है, छोटा बच्चा है तो एक्टिव अलर्ट होना चाहिए, है ना। और बड़ा बच्चा है तो कॉन्शियस ओरिएंटेड होना चाहिए। यस डेफिनेटली बच्चा थोड़ा सा लेथार्जिक हो सकता है बीमारी की वजह से, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही पड़ा हुआ है, हिल डुल भी नहीं पा रहा, है ना। या थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा भी लेथार्जिक होगा तो हम ऑरेंज साइन में उसको मान सकते हैं। तो इसमें लिखा है नेस रेस्पॉन्स नॉर्मली टू सोशल क्यूज। आपने पूछा बेटा क्या नाम है, ऐसे या कुछ भी थोड़ा बहुत हंसेगा भी, कंटेंट स्माइल, तो वो बिल्कुल ग्रीन लाइट है कि बिल्कुल ठीक है बच्चा। कई बार बच्चे आते हैं, माँ बाप कहते हैं बुखार है और बच्चा खेल रहा होता है, बच्चा प्लेफुल होता है। स्टेज अवेक और अवेकन्स क्विकली, बच्चा सो भी रहा होता है अगर तो उठ जाता है जैसे नॉर्मल बच्चे उठते हैं। स्ट्रांग है, नॉर्मल क्राई है या क्राइंग ही नहीं है। कई बार बच्चा होता है आराम से आता है, खेलता हंसता खेलता बच्चे आते हैं, माँ बाप कहते हैं बीमार है, वो ग्रीन सारे ग्रीन होते हैं, हमें देखना है। माँ बाप कई बार एग्जरेट करके भी बताते हैं और कई बार माँ बाप नहीं भी बता पाते हैं, लेकिन हमें देखना है कि क्या है क्या, ठीक है। फिर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन भी देखना है हमको, मैंने बोला ना हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाइड्रेशन आप स्किन में देख सकते हैं, स्किन टर्गर कैसी है, आईज में देख सकते हैं सनकन आईज तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन देख सकते हैं, टंग ड्राई है कि टंग मॉइस्ट है, हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है। और कोई रेड फ्लैग साइन नहीं है, वो मैं भी बताऊंगी आपको क्या आएगा। उसके बाद हम आते हैं ऑरेंज कलर की साइड। पुष्कर जी ऑरेंज कलर की हमारी साइड साइड लगाइए। ऑरेंज, हाँ। ऑरेंज कलर में क्या आता है, कलर, ठीक है। कलर में थोड़ा सा ही पैलर होता है, जिसमें कि पेरेंट भी बता सकता है, कई बार हम खुद भी नोटिस करते हैं। दैट पैलरनेस कम ड्यू टू एनीमिया। बच्चा नहीं भी आता है हमारे पास एनीमिया के पास, तभी हमको देखना है कि एनीमिया है नहीं है। फिर कभी कभी एक्टिविटी भी कम होती है, नॉट रिस्पॉन्डिंग नॉर्मली टू सोशल क्यूज, वेक्स ओनली विद प्रोलॉन्ग स्टिमुलेशन, बिल्कुल ऐसा लेथार्जी सा पड़ा है, कोई स्माइल नहीं कर रहा, डिक्रीज एक्टिविटी है, ठीक है। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में हम देखते हैं बच्चे को टेकिप्निया तो नहीं है, टेकिप्निया मतलब कि उसको ज्यादा तेज सांस तो नहीं चल रही है, सेचुरेशन नॉर्मल है कि नहीं है, नेजल फ्लेयरिंग तो नहीं है, क्रैकल्स या वीज या ऐसा कुछ तो नहीं है। मतलब चेस्ट चेक करना बहुत जरूरी होता है बच्चों में, रेस्पिरेटरी सिस्टम चेक करना बहुत जरूरी होता है। कलर, कलर तो जरूरी होता ही है, साथ में एक्टिविटी भी जरूरी होती है, क्योंकि जो बड़ा पेशेंट होता है, एडल्ट होता है, वो अगर लिथार्जिक भी होगा वो भी धीरे धीरे बोल के बता देगा मुझे ये प्रॉब्लम है, पर बच्चा नहीं बता पाएगा। तो बच्चे को असेस करने के लिए, माँ बाप के लिए तो हर बच्चा ही बीमार है, एक दिन वाला भी और 5 दिन वाला भी। बच्चे वो तो एक दिन वाले को भी एक्सरेट कर सकते हैं, है ना, लेकिन हमको देखना है तो हमको ऐसे हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि बच्चा रियली में बीमार है, ज्यादा बीमार है कि कम बीमार है, ठीक है। सर्कुलेशन एंड हाइड्रेशन देखने के लिए हम देखेंगे टैकीकार्डिया तो नहीं है, टैकीकार्डिया अगर है तो हम देखेंगे फीवर तो नहीं है। अगर बच्चे को फीवर है
फीवर है तो हम टैकीकार्डिया हो सकता है, पहले फीवर को सबसाइड करेंगे, फिर चेक करेंगे आप टैकीकार्डिया है या नहीं है। ये चार्ट्स आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगे, पुष्कर जी आपके साथ शेयर कर देंगे, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। आपको कोई डाउट हो तो कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हाइड्रेशन कैसे देखेंगे भाई, मैंने आपको बताया था। स्किन टर्गर कैसी है, सनकन आइज तो नहीं है, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई तो नहीं है। कई बार हम स्किन टर्गर हम्म कई बार हम स्किन टर्गर या सनकनाइज नहीं भी देख पा रहे होते हैं, तो बच्चों में बहुत कॉमन आ जाता है। आप जैसे ही बच्चे से कहोगे टंग दिखाओ, वो ड्राई दिख जाएगी आपको, वेरी कॉमन, ठीक है। सीआरटी, पुअर फीडिंग इन्फेंट्स पे पेरेंट आके बोलेगा कि मेरा बच्चा खा नहीं रहा है। वैसे तो पेरेंट्स सारे ऐसे बोलते हैं मेरा बच्चा खा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपको देखना है कि रियली में नहीं खा रहा है बच्चा, या मतलब ये सारे ट्रैफिक लाइट सिस्टम में कौन कौन सा है। रिड्यूस यूरिन आउटपुट आपको चेक करना है, वो भी हाइड्रेशन का एक साइन है कि यूरिन आउटपुट ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर बच्चा यूरिन पास कर रहा है, खा रहा है, तो यूजुअली बच्चा ठीक होता है, ठीक है। उसके बाद अदर में क्या है, मैंने बोला था ना 3 डेज का फीवर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। अदर में अगर फीवर 5 डेज से ज्यादा परसिस्ट करता है, तो हमारे लिए एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम एम्बर हो जाता है, ऑरेंज, कि हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि फीवर 5 डेज से ज्यादा है, तो अब मैं कोई टेस्ट कराऊं, है ना, या मैं एंटीबायोटिक डालूं। या स्वेलिंग ऑफ अ लिम्ब और जॉइंट है, कहीं पे स्वेलिंग आ रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे को सेप्टिक आर्थराइटिस हो रहा हो। सेप्टिक आर्थराइटिस भी एक कॉज होता है फीवर का, ठीक है। या फिर टेम्परेचर तो मैंने आपको बताई 100 या 100 से ज्यादा। तो ये सारी चीजें फ्लैग साइंस होती हैं, मतलब माइल्ड फ्लैग साइन, कि हमें ध्यान देना होता है। रेड फ्लैग साइन अभी आएगा, रेड कलर की स्लाइड के साथ। रेड कलर की स्लाइड लगाइए पुष्कर जी। हम्म देखो रेड कलर की स्लाइड में क्या होता है, यूजुअली ऐसे बच्चों को आईसीयू की जरूरत होती है। हम प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट करके उनको एडवाइस कर देते हैं कि आप आईसीयू में एडमिट हो जाओ। उसमें क्या क्या आता है कि बच्चा एकदम ब्लू पड़ा है, सीवियरली पेलर है, ठीक है, बहुत पेल है। उसके बाद मॉटल्ड हो रहा है। मॉटल्ड क्या होता है कि बच्चे को ऐसे, बच्चा तो पेल है लेकिन हल्के हल्के से पिंक पिंक कलर के डॉट्स आ रहे हैं, दैट इज मॉटलिंग। मॉटलिंग हो रही है। या वो एक्टिविटी बिल्कुल ही नील है। लेथार्जिक होना एक डिफरेंट थिंग है, कि बच्चा बीमार है, हम भी बीमार हो गए तो हमारा मन नहीं करता हिलने डुलने का, है ना। इसमें क्या है कि बच्चा बिल्कुल ही नहीं उठ रहा है, या तो कॉन्टिन्यूअस कराई है या कराई है ही नहीं, कि हमने बिल्कुल बच्चे को कैन्युला भी लगा दिया, तब भी बच्चे को इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी वो ट्राई करने के लिए भी, तो एक एनर्जी चाहिए होती है ना, वो एनर्जी ही बच्चे में नहीं है, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी में हम देखेंगे कि टेकिप्निया बहुत ही ज्यादा है। थोड़ा मोड़ा टेकिप्निया हो तो मैंने आपको वो भी बताया था, नेबुलाइजेशन हम देते हैं, उससे ट्रीट करते हैं। लेकिन अब मान लीजिए बिल्कुल ही छोटा बच्चा है, 60-70 से ऊपर जा रहा है ना, सीवियर आपकी चेस्ट इन ड्राइंग हो रही है, सब कॉस्टल रिट्रैक्शन हो रहे हैं, नेजल फ्लेयरिंग आ रही है, ये साथ में आपके इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन हो रहे हैं, लेबर्ड ब्रीदिंग हो रही है, ये वाली मसल्स भी आपकी यूज हो रही है, या बच्चा ग्रंट कर रहा है। ग्रंटिंग इज डेफिनेटली एन इमरजेंसी, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा भी कोलैप्स हो जाए और उसको इंट्यूबेट भी करना पड़े। ये फ्लैग साइंस है। अब सर्कुलेशन में क्या है, स्किन टर्गर बहुत ज्यादा डिलेड है, हाइड्रेशन बिल्कुल ही नहीं है, पता चला बहुत ही ज्यादा टंग ड्राई है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा बहुत मेंटेन कर सकते हैं। जब भी ऐसा हो, जब भी ये फ्लैग साइंस आती है, तो सबसे बेस्ट होता है आप बच्चे को एक 10 ml पर केजी से नॉर्मल सेलाइन दे दो ओवर 1 आवर। कुछ तो बच्चे का इंप्रूवमेंट हो ही जाएगा और बच्चा दूसरे हॉस्पिटल तक जाने के लिए बच जाए, उससे एक्टिविटी भी बेटर आएगी। अगर उसको कोई एसिडोसिस होगा वो भी ठीक होगा, ठीक है। और उसको अगर ग्रंटिंग वगैरह है तो भी बच्चे में थोड़ी जान आएगी। उसका हाइड्रेशन मेंटेन नहीं है तो वो भी ठीक होगा, ठीक है। ये सर्कुलेशन, हाइड्रेशन सब कुछ मेंटेन होने का चांस होता है। तो जब भी अगर बच्चा ज्यादा सिक होता है, तो आप एक बोलस जरूर दें। बोलस का मतलब ये नहीं है कि आपने फास्ट रश कर दिया, ठीक है। आप ऐसा करें जैसे 10 केजी का बच्चा है तो 100 ml लगा दिया, ओवर 1 आवर लगा दिया, बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं देना है। कई बार अगर हम बहुत ज्यादा जल्दी दे देते हैं तो भी बच्चा कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि उसमें इतनी जान ही नहीं होती इतना सारा फ्लूइड लेने की, ठीक है। तो हमेशा बोलस दे। बोलस का मतलब होता है ओवर 1 आवर। कोई भी वेट हो 10 ml पर केजी से नॉर्मल सेलाइन ओवर 1 आवर लगा दे। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 10 ml पर केजी से ओवर 1 आवर एक नॉर्मल सेलाइन लगा दे, बच्चा जरूर इंप्रूव करेगा। बाकी सारी चीजें तो मैंने बताई हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है जो आप कर सकते हैं, इससे बच्चा थोड़ा बहुत इंप्रूव हो जाता है। ज्यादा सेक होता है तो बच्चा दूसरे हॉस्पिटल पहुंचने लायक बन जाता है। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं?
ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, अभी हमारा फीवर वाला पार्ट ऑलमोस्ट हो गया है। आपके पास जब भी कोई पेशेंट आता है, आप मुझको रेफर कर सकते हैं। जब आप मेरे पास रेफर करेंगे तो आप उस समय पे जो भी आपको अभी के डाउट्स हैं वो आप उससे क्लियर कर सकते हैं। हम उस समय पे भी आपको समझा सकते हैं कि हम ये ले रहे हैं, ये नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एवरी बच्चा इज डिफरेंट। हर बच्चा डिफरेंट है, हर केस डिफरेंट है। उसको 1 घंटे में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, आप जैसे जैसे पेशेंट आता जाएगा, आप रेफरल करते जाएंगे, तो आपका भी नॉलेज बढ़ता जाएगा। आप लोग भी सीखते जाएंगे। फिर क्या पता आपको हमारी जरूरत ही ना पड़े। अच्छे से सीख जाए तो। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। नहीं नहीं मैम, जरूरत तो आपकी हमेशा ही रहेगी। अच्छा। चलिए ठीक है, फिर आप हमेशा हमेशा नहीं, मेरे लिए, आपने आपके लिए वेलकम है। आपने जो इतनी वैल्यूबल जानकारी दी है उससे तो बहुत सारा नॉलेज भी बढ़ेगा। मतलब पर पेशेंट तो रेफर करना ही रहता है, क्योंकि हर पेशेंट को समझ नहीं पाते हैं और सारा टेस्ट भी हाँ, समझ नहीं पाते हम लोग। तो आपको जैसे जैसे रेफर करते जाएंगे तो वैसे सारा वैसे नॉलेज भी वैसे बहुत। आपका थोड़ा नॉलेज भी बढ़ता जाएगा। और आपका ठीक है, और तो अब टीम हमारा जियो का और सिद्धार्थ सर का बहुत बहुत थैंक यू मैम। ओके। वैसे हमारा एक चार्ट रह गया है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इट विल टेक अनदर 5 मिनट्स। इम्यूनाइजेशन वाला चार्ट है, मैं बता देती हूँ इसमें। 5 to 10 मिनट्स ही लगेगा, मैंने चार्ट ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है। तो इम्यूनाइजेशन वाला फर्स्ट वाला चार्ट लगा दीजिए पुष्कर जी। फर्स्ट वाला ही है ना ये? हाँ, लग गया। फर्स्ट वाला लगाइए, हाँ। देखो, इसमें हमें ये फर्स्ट वाला लगाइए, एट बर्थ वाला। हाँ, ठीक है। देखो, यूजुअली इसमें ना हम लोग मोटिवेट करते हैं कि हम पेशेंट को जो है, अटेंडेंट को आई मीन, मोटिवेट करते हैं कि अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराओ। अभी भी हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन को बहुत महत्वता नहीं दी जाती है। बहुत सारे पेरेंट्स वैक्सीनेशन को इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं। जबकि क्या होता है कि आजकल तो सरकारी में भी इतने अच्छे अच्छे वैक्सीनेशन लगने लग गए हैं। पर एटलीस्ट अगर वो लोग स्पेंड नहीं कर सकते हैं, तो ये मैंने एक कॉमन शेड्यूल रखा है जो सरकारी में भी दिया जाता है। ये वैक्सीनेशन हम करा सकते हैं। अगर हमें नहीं भी पता है कि कौन सा कराना है, तो हमको एज पता होनी चाहिए। अगर हमको एज पता होगी, तो हम पेशेंट को भी बता पाएंगे कि इस एज पे बच्चे को जाना है। और इस एज पे जब बच्चा जाएगा, तो उसको अपने आप आंगनबाड़ी वाले लगा देंगे। उनको तो पता ही है, उनके पास तो शेड्यूल रहता ही है, कुछ एक कार्ड भी मिलता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक तो बर्थ पे लगती है वैक्सीनेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली क्या होता है, बर्थ पे पहले ही लग जाती है। मतलब जब बच्चा जहां पर भी बॉर्न होता है, तो वहां पर बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी देते ही हैं यूजुअली। एक नॉर्मल प्रोटोकॉल बन गया है, जो यूजुअली हम देते ही देते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चा घर में पैदा हुआ है, तो उसको मोटिवेट करिए कि ये जरूरी है कि बच्चे को बीसीजी लगवाया जाए, क्योंकि हमारे इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस आज भी बहुत कॉमन है। बीसीजी कब से चला आ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को ट्यूबरक्लोसिस हो ही रहा है। ठीक है। ओरल पोलियो पिलवाएं, और हेपेटाइटिस बी दें। ये बर्थ की वैक्सीनेशन है, जो कि बहुत बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक। इसके बाद हमारी आती है 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स। यानी कि 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना। ये याद रखना है आपको, चाहे आपको वैक्सीन याद रहे या ना रहे। लेकिन आपको बच्चे को ये जरूर मोटिवेट करना है। कोई भी बच्चा आपको दिखाने आए, तो उसको गाइड करना है, क्योंकि बच्चा जब सही होगा तो कभी नहीं आएगा माँ बाप दिखाने के लिए। जब बच्चा बीमार होके आएगा, तभी हमको उसको बताना है कि जब बच्चा ठीक हो जाए, तो टाइम टू टाइम आपको वैक्सीनेशन करानी है। ये चार्ट्स भी आप ले सकते हैं और अपनी क्लिनिक पे लगा सकते हैं। ठीक है। तो 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे और 3.5 महीने पे हम ये वैक्सीन लगाते हैं। पहले जमाने में तो केवल डीपीटी लगाते थे। आजकल तो डीपीटी के साथ हेपेटाइटिस बी और पीसीवी भी लगाने लगे हैं। और इन्हीं की बूस्टर डोज हमारी और ये इंजेक्शन पोलियो, यानी कि इनएक्टिवेटेड पोलियो। ठीक है। इन्हीं की हमारा बूस्टर डोज 10 वीक्स और 14 वीक्स पे लगती है। एक हम कॉमन और ऐड करने लगे हैं आजकल, क्योंकि रोटा वायरल डायरिया बहुत कॉमन हो गया है, और बहुत बच्चे हमारे यहाँ डायरिया से मर जाते हैं। तो आजकल सरकार ने भी लगाया है, कुछ कुछ स्टेट्स में आ गई है, कुछ कुछ स्टेट्स में अभी नहीं भी आई है। तो हम लोग फिर भी रोटा वायरस जहाँ हो वहां लगवाएं। नहीं हो तो जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वो उनको पिलवाएं। आप अपने पास भी रख सकते हैं। 6 वीक्स पे, 10 वीक्स पे और 14 वीक्स पे आजकल 3 डोज देते हैं। अभी ही 3 डोज का चलन आया है। पहले तो 2 ही डोज देते थे। इनफैक्ट मेरे बच्चे के टाइम पे भी 2 ही डोज चलते, 1 डोज और फिर 10 वीक्स पे सेकेंड डोज, 2 डोज में हो जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये हमको देनी है।
हमेशा ये याद रखें, वैक्सीन भी अगर आपको नहीं याद रहती तो एटलीस्ट आप समय ध्यान रखें, ताकि आप बच्चे को गाइड कर सकें कि 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे और 3.5 महीने पे वैक्सीन लगता ही लगता है। हर बच्चा, कोई भी बच्चा वंचित ना हो, इनको लगवाना ही लगवाना। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी 6 महीने। ठीक है, 6 महीने पे हम लोग टाइफाइड देते हैं। कोई लोग नहीं भी देते हैं, क्योंकि सरकारी में कई बार 6 महीने पे नहीं बुलाया जाता है, सीधे 9 महीने पे बुलाया जाता है। तो अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो वो लगवा ले। अगर पेशेंट नहीं अफोर्ड कर सकता है तो कोई ऑप्शन नहीं है। पर अफोर्ड कर सकता है तो गाइड जरूर करना है कि 6 महीने पे एक टाइफाइड का वैक्सीन लगता है, तो लगवाना चाहिए। ठीक है। अब आप कहोगे कि टाइफाइड नहीं होगा, पेरेंट को समझाना है कि टाइफाइड तो हो सकता है, लेकिन इतना सीवियर नहीं होगा। वैक्सीन का ये फायदा है, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगने से वो डिजीज नहीं होगी या वो बीमारी नहीं होगी। ठीक है। वैक्सीन लगने से वो डिजीज की सीवियरिटी कम हो जाती है, ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हल्का फुल्का बच्चा घर में ही ठीक हो गया, ऐसा हो गया, या नहीं हुआ, शायद नहीं भी हुआ। ठीक है। उसके बाद 9 महीने पे हम लगाते हैं MMR 1, और 15 महीने पे हम लगाते हैं MMR 2। MMR में क्या क्या आता है? मीजल, मम्स एंड रूबेला। और इसका फर्स्ट डोज 9 महीने पे लगाते हैं, और 15 महीने पे सेकेंड डोज लगाते हैं। तो आपको हमेशा हर बच्चे को बताना है, पहले 9 महीने पे सिर्फ मीजल्स लगाते थे, आजकल सारा लगाने लगे हैं। तो आपको सारे बच्चों को बताना है कि 9 महीने पे भी जाना है, 15 महीने पे भी जाना है, और एक 1 साल पे भी लगता है। ठीक है, वो भी लगवाना है। अब कई बार क्या होता है कि 12 महीने वाला जो होता है वो सरकारी में नहीं लगता, क्योंकि वो हेपेटाइटिस ए का होता है। हेपेटाइटिस ए भी एक कॉज है फीवर का, जो कि हमने डिस्कस आज नहीं किया है, लेकिन आने वाले टाइम में कभी ना कभी जरूर डिस्कस होगा। ये गंदे पानी से होता है। जब बच्चे को गंदा पानी मिलता है, पीने का पानी साफ नहीं आ रहा होता है, तो बहुत कॉमन होता है। तो सीवियरिटी ज्यादा ना हो, उसके लिए हम लगवाते हैं। और हो सकता है हेपेटाइटिस ए ना ही हो, तो कोशिश करनी है, अगर पेशेंट अफोर्ड कर पाता है तो हमको हेपेटाइटिस ए भी हमें एडवाइस करना है उनको। और इन्फ्लुएंजा तो हमें ईयरली लगाना है, जब तक कि बच्चा 5 साल का ना हो जाए। ये एक ही साल चलता है, तो इन्फ्लुएंजा हर साल लगवाना चाहिए बच्चे को, तो उससे बच्चे को खांसी जुकाम होने की संभावना कम हो जाती है। और अगर खांसी जुकाम होता भी है तो वो घर पे सिरप सुरप से ठीक हो जाता है, और बच्चे को एडमिट होने की जरूरत या नेबुलाइजेशन की जरूरत या ये सब चीजों की जरूरत नहीं भी पड़ती। तो ये समझाना है। लगता है मैम। ठीक है। उसके बाद हमारा होता है फिर 16 से 18 महीने पे होता है वैक्सीन, 1.5 साल पे मतलब। फिर होता है 4 to 6 ईयर्स पे, ये बूस्टर डोजेज होते हैं। ये सरकारी में भी लगते हैं, वैसे और सरकारी वाले भी बुलाते हैं। इनका DPT का बूस्टर होता है 16 to 18 मंथ्स में। जो हमने सारा लगाया था, ये सारे बूस्टर्स होते हैं। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का होता है, हिब का होता है, और हेपेटाइटिस ए का होता है। हेपेटाइटिस ए सरकारी वाले अभी भी नहीं लगाते हैं। तो अगर 12 मंथ्स पे हेपेटाइटिस ए लगाए तभी बूस्टर आएगा 18 मंथ्स पे, और अगर नहीं लगाए तो नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हमको मोटिवेट करना है, हमारा काम है बताना। अब चाहे पेशेंट माने या ना माने, हमने बता दिया तो हमारा एक अच्छा काम जुड़ गया। ठीक है। उसके बाद 5 साल पे फिर एक बूस्टर लगता है, DPT का ही, डिप्थेरिया पर्टुसिस टेटनस का सेकंड बूस्टर। एक चिकन पॉक्स भी हम लगाते हैं। ठीक है। चिकन पॉक्स वैसे हम 15 मंथ्स पे भी लगाते हैं, कई सरकारियों में लगता है, कई बार नहीं भी लगता है, कई जगहों पर एक ही डोज लगती है। ठीक है, तो एक 15 महीने पे लगता है पहला डोज। दूसरा डोज जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं 5 साल पे लगता है, एक वो लगवाना है। उसके अलावा जो हम MMR लगाए थे 9 महीने पे और 15 महीने पे दूसरा बूस्टर लगाए थे, वो भी लगता है 5 साल पे, MMR 3। तो कुछ वैक्सीन सरकारी में अवेलेबल होती है, कुछ नहीं भी होती। जो पेशेंट नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट उन्हें मोटिवेट करें कि आप सरकारी में जाके लगवाएं। अगर आपको वैक्सीन बाई चांस नहीं भी याद रहती है, तो बस ये याद कर लें कि बर्थ पे लगना चाहिए, 1.5 महीने पे लगना चाहिए, 2.5 महीने पे लगना चाहिए, 3.5 महीने पे लगना चाहिए, फिर 9 महीने पे लगना चाहिए। क्योंकि 6 महीने वाला कोई अफोर्ड कर पाएगा, कोई नहीं भी कर पाएगा, लेकिन 9 महीने पे तो पक्का लगना चाहिए। फिर 12 महीने, 15 महीने, 18 महीने और 5 साल, कम से कम ये मंथ्स याद रखें, ताकि हम पेशेंट को मोटिवेट कर पाए कि ये वैक्सीन हमको लगवानी है। ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन? जी मैम, फ्यू क्वेश्चन। बताइए। जी मैम, ट्यूबरकुलोसिस का मेन रीजन वैसे पुअर न्यूट्रिशन में होता है ना? हाँ, पुअर न्यूट्रिशन हो सकता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो ट्यूबरक्लोसिस का, वो देखो 2-3 चीजें होती हैं। ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है ना, वो स्लम एरियाज में ज्यादा होता है। स्लम एरियाज में क्यों होता है? कि जहाँ पे अंधेरा हो, मतलब थोड़ा जैसे झुग्गी झोपड़ी टाइप होता है,
तो अंधेरा है, पानी की कमी है, साफ सफाई की कमी है, तो वहां पे पुअर न्यूट्रिशन भी हो जाता है ना फिर। और न्यूट्रिशन, देखो सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस न्यूट्रिशन से जुड़ा नहीं है, वो तो खैर है ही, लेकिन हर चीज न्यूट्रिशन से जुड़ी है। आप मेरे प्रिस्क्रिप्शन में देखोगे हमेशा मैं मल्टीविटामिन ऐड करती हूँ। वो मैं इसलिए ऐड करती हूँ क्योंकि हमें यूजुअली ऐड करती हूँ, 90% में ऐड करती हूँ। वो मैं इसलिए ऐड करती हूँ क्योंकि जितना अच्छा न्यूट्रिशन होता है और जितना अच्छा हाइड्रेशन होता है, बीमारी उतनी कम होती है, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो या कोई भी चीज हो। तो हाइड्रेशन मेंटेन करना और न्यूट्रिशन मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जी मैम। ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें जरूरी होती हैं, लेकिन फिर भी हम उसको बचा सकते हैं, बचाने को तो। नहीं मैम, वो मैंने कहीं हेल्थ क्यूज में पढ़ा था, इसलिए मैंने कहा आपसे नहीं, पूछूं ये बात इसलिए। सही है, पुअर न्यूट्रिशन से होता है, पर मैं आपको आपको एक जनरल व्यू आइडिया दे रही हूँ कि जी पुअर जी। न्यूट्रिशन से तो और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, हाँ, डेफिनेटली ट्यूबरक्लोसिस होता है। पूरी बॉडी की डिसीज पूरे न्यूट्रिशन से ही होती है सारी। यस यस, वेरी ट्रू। बड़ों में भी अगर हम देखें तो स्ट्रेस ज्यादा डिजीज करता है ना। हाँ, जी ठीक है। एक्सेप्ट वो डायबिटीज, डायबिटीज इज नॉट ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन। जी। यूजुअली तो मतलब रिच फैमिली डिजीज बोला जाता है ना उसको। ठीक है, एवं एनीवेज अभी हम लोग। आजकल तो वो ऑल फैमिली में होने लग गई, आजकल सभी को हो रही है इससे हाँ, उसकी वजह से। आजकल तो ऑल फैमिली में होने लगी है, नो डाउट। पहले होता था रिच फैमिली डिजीज, आजकल तो नहीं होता है। सही बोल रहे हो आप। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, हमारी जो सरकार है उसने दो मैं और चार्ट्स आपको दिखाना चाहूंगी, 1 1 मिनट के। उन लोगों ने एक्चुअली इतने सारी वैक्सीन लगाने में भी बच्चे को बहुत मुश्किल होती है। तो हमारी तरफ से एडवाइस होता है कि बच्चे को अगर आप वैक्सीनेशन करा रहे हो तो एक एक थाई में हम लगवा सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा अगर एक बार वैक्सीनेशन लग गई, फिर आप 4 हफ्ते से पहले बच्चे को रिपीट नहीं कर सकते। डिले हो जाए, लेकिन 4 हफ्ते का गैप दो वैक्सीनेशन के बीच में होना चाहिए। या तो एक थाई में और दूसरी थाई में लगवा लो, और नहीं तो फिर अगर कोई रह गया है तो 4 हफ्ते बाद लगेगा। तो उसको सही करने के लिए एक पेंटैक्सिम और हेक्साइसिम वो चलने लगी है वैक्सीन। उसमें एक बार देख लेते हैं चार्ट में से क्या कवर होता है। पुष्कर जी पेंटैक्सिम का लगाइए। पेंटैक्सिम जो होती है वो 5 इन्फेक्शियस डिजीज से हमको प्रिवेंट करती है, डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस, पोलियो और हिब। ये हमारी लगती है 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे। और प्रिक्स कम करने के लिए सरकार ने सरकार मतलब साइंटिस्ट ने ऑब्वियसली हेक्साजिम भी करी है, लेकिन ये हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है। कई ज्यादातर जगहों पर सरकार में अभी पेंटैक्सिम ही आई है। इसमें क्या होता है, इसमें हेपेटाइटिस बी भी ऐड हो जाता है। डीपीटी तो हो ही गया, डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस, पोलियो, पोलियो आईवी वाला क्योंकि हम तो इंजेक्शन दे रहे हैं, और एक ये हिब, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और हेपेटाइटिस बी। ठीक है। हेपेटाइटिस बी इसमें ऐड हो गया है, लेकिन कई जगहों पर कभी कई कई सरकारी में अभी भी पेंटैक्सिम लग रही है, और कई सरकारियों में 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे अभी भी सिर्फ डीपीटी ही लगती है, डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस। बाकी नहीं लगता है। लेकिन इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम गाइड कर सकते हैं उसको। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर अभी कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। वैसे मेरी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है। देखो, इन्फॉर्मेशन इतनी वास्ट होती है ना एक्चुअली, कि अगर अभी 1 घंटा हम और डिस्कस करेंगे, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इसलिए क्या है ना, पेशेंट दर पेशेंट भेजते जाइए, जैसे जैसे केसेस डिस्कस होते जाएंगे आप डिस्कस भी कीजिए, मैं मना नहीं करती। जैसे जैसे पेशेंट डिस्कस होते जाएंगे वैसे वैसे आपका भी नॉलेज बढ़ता जाएगा। है ना। कुछ फिर भी पूछना चाहते हैं तो हमको बताएं। कोई पूछना चाहते हो तो बोलिए, नहीं तो इसी के साथ फिर हमें फिनिश करना होगा। मैडम, हमारे बच्चे की वैक्सीन रह गई थी, अब वो लगभग 11 साल का हो गया है। इसमें आप 2 3 चीजें लगवा सकते हो। हर महीने 4 हफ्ते के गैप पे आप टाइफाइड लगवा सकते हो। ठीक है। इन्फ्लुएंजा लगवा सकते हो, और चिकन पॉक्स लगवा सकते हो। देखो, कुछ बीमारियां जो होती है ना वो छोटे बच्चों में होती है, ये भी एक फायदेमंद बात है। तो अब अगर आपके बच्चे को 11 साल तक यूजुअली नहीं हुआ है कुछ कुछ चीजें, तो अब नहीं होगा। ठीक है। लेकिन हाँ, 3 4 चीजें हैं जो अभी भी आप कवर कर सकते हो, बल्कि 5। क्या क्या कवर कर सकते हो आप? एक बार टाइफाइड लगवा लो, उसके 4 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद, वैसे 4 हफ्ते का गैप काफी होता है, आप 4 हफ्ते के गैप पे भी लगवा सकते हो। हेपेटाइटिस हो गया, सॉरी ये पहला मैंने बोला आपका, ये चिकन पॉक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, और हेपेटाइटिस बी हो गया। ये सारी वैक्सीन आप एक एक महीने में 4 4 हफ्ते के गैप पे लगवा सकते हो, क्योंकि अभी 11 साल पे यही डिजीज है जो आपके बच्चे को हो सकती है। टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, और
चिकन पॉक्स। वैसे अब चिकन पॉक्स तो हमारे यहाँ से जा चुका है, चिकन पॉक्स भी अब आप रहने दो, मतलब है। हेपेटाइटिस बी का आपको अब पूरा कोर्स करना होगा। इसमें भी जो हमने वैक्सीनेशन आपको बताया है उसमें भी हेपेटाइटिस का पूरा कोर्स है, वो 016 लगती है। तो पहले आप एक एक डोज वाली वैक्सीनेशन कवर कर लो, ठीक है। मैं आपको ये और भी समझा दूंगी। बाकी आप एक एक वैक्सीनेशन कवर कर लो, फिर उसके बाद हेपेटाइटिस वाला आप शुरू करके 016 पे लगवा दो। फर्स्ट डोज 1 महीने बाद, सेकंड डोज, और थर्ड डोज 6 मंथ्स बाद। ये 4 5 वैक्सीनेशन आप अभी भी कवर कर सकते हो बच्चे की। ये तो प्राइवेट में लगेगी, सरकारी में तो लगती नहीं। सरकारी में तो इसमें से कोई नहीं लगेगी। टाइफाइड भी, इन्फ्लुएंजा भी, हेपेटाइटिस ए भी, हेपेटाइटिस बी किसी किसी में लगती है, पर यूजुअली 11 साल पे तो कोई नहीं लगा। वैसे हेपेटाइटिस बी का भी बहुत जरूरी है मैडम। हाँ जी, बिल्कुल जरूरी है। हाँ, क्योंकि हेपेटाइटिस बी के तो केस बहुत ज्यादा आते हैं। बहुत ज्यादा आते हैं बच्चों में। हेपेटाइटिस बी से ज्यादा हेपेटाइटिस ए कॉमन होता है। हेपेटाइटिस ए यूजुअली गंदे पानी से होता है, आप बच्चों को रोक नहीं सकते। इधर 11 साल के बच्चे को तो आप बिल्कुल नहीं रोक सकते। इधर चाट पकौड़ी खाई, उधर आइसक्रीम खाई, इधर स्कूल में पानी पिया, तो आप नहीं रोक सकते बच्चे को। हेपेटाइटिस ए तो आप सबसे पहले लगवाओ, ठीक है। ठीक है मैम, धन्यवाद। ओके, कोई और क्वेश्चन हो तो किसी का? नहीं तो इसी के साथ फिनिश करते हैं। मैम डिस्कशन में हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। हाँ, तो वाइंड अप करते हैं। फिर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, हमको समझाने की थोड़ी ज्यादा आदत है। तब भी हमें ऐसा लगता है ये रह गया वो रह गया और बताया जा सकता था, लेकिन वही समय के अभाव में इतना ही बता पाते हैं। नहीं मैम, पर करते आप रहेंगे, अच्छा, सेमिनार हर महीने अरेंज करेंगे आप लोगों के लिए। नहीं पर आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है मैम। थैंक यू। अच्छी बात है, आपको अच्छा लगता है और आपको समझ आया। बेसिकली हमारी भी मेहनत आप सफल मतलब होती है अगर इतने आप लोगों को समझ इतने आता है तो। नहीं, आप इतने छोटे लेवल से समझाते हो ना, वो बहुत बड़ी बात है। अब वो जरूरी होता है, नहीं तो फिर आप एबीसीडी से नहीं शुरू करेंगे, सीधे एप्पल की स्पेलिंग बताएंगे तो नहीं होगा ना। इसलिए हम शुरू से समझाते हैं, इसलिए हमको टाइम ज्यादा लगता है। इसलिए जब भी हम सेमिनार रखते हैं एकदम फ्री होके रखते हैं कि घंटा 2 घंटा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन समझ आना चाहिए सारे हेल्थ पार्टनर्स को। जी मैम। करेंगे नेक्स्ट मंथ फिर एक सेमिनार करेंगे। आप लोग टॉपिक सजेस्ट कर दीजिएगा पुष्कर जी को, आपका टॉपिक वैसे कंसिडर किया जाएगा। वैसे इसमें बहुत सारे हेल्थ पार्टनर मतलब वो मतलब ज्वाइन नहीं करते हैं, पर उनको करना चाहिए। इसमें क्या है कि बहुत वैल्यूबल जानकारी उनको मिलती है, तो हम्म। उनको ज्वाइन करना चाहिए मतलब। मैम एक तो वैक्सीन पुष्कर उसके जी बारे में बोलेंगे, जानना था मुझे। अलग हेल्थ पार्टनर्स को एडवाइस करेंगे। हाँ जी। आनंद जी। मैम एंटी एंटी रेबीज वैक्सीन के बारे में। रेबीज वैक्सीन हम तभी लगाते हैं जब डॉग बाइट होता है। मैम बस उसके डोज के बारे में जानना था। डोज के बारे में? उसका डोज। डोज हाँ यूजुअली मैम उसकी प्री फिल्ड सिरिंज आती है। हाँ, मैं यही बोलना चाहती हूँ, एक प्री फिल्ड सिरिंज आती है, वो हम सारी लगा देते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ वेट, ठीक है। मैम जैसे जो होता है ना, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन होता है उसकी डोज अलग अलग होती है। मैम जैसे कम बाइट किया होता है तो 3 डोज लगता है, ज्यादा बाइट कर दिया तो 5 डोज देखो लगता है। यूजुअली ना मैं रिस्क नहीं लेती हूँ, जैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, मेरे को लगा कि आप एमएल कितना यूज करते हैं वो पूछ रहे हैं। वो आपकी बात ठीक है, नहीं कई मैम। लोग ऐसा करते हैं कि कम बाइट किया है तो 3 डोज लगेगी, ज्यादा किया है तो 5 लगेगी, ऐसे करके। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि रेबीज का कोई क्योर नहीं है, ठीक है। ठीक। एक बार अगर रेबीज हो गया तो बच्चा यूजुअली मैंने मरता हुआ ही देखा है। तो मैं रिस्क नहीं लेती हूँ, मैं हमेशा 5 डोज यूज करती हूँ, मेरा अपना पर्सनल व्यू है। मैम मैं डेज का वो डिविएशन एडवाइस कितना भी होता आपको है यही जी? करती हूँ। मैम मैं तो जानता हूँ 07 40 21 28 दिन, यही होता है क्या हाँ, यही होता उसका है। ड्यूरेशन? वैसे कुछ लोग ऐसा भी यूज करते हैं, वैसे मैं ऐसा ही यूज करती हूँ, 0 3 7 21 28, ऐसा भी यूज कर सकते हैं आप। जी मैम, जैसे अगर रेबीज, जी जैसे बोलिए डॉग बोलिए। बॉयट हो गया उसके बाद मतलब रेबीज लगने के बाद मतलब कभी हो भी जाए तो मतलब कितना समय रहता है उसका, मतलब जब कितने समय बाद हो नहीं सकता है होता, मतलब? नहीं होता यूजुअली। अगर आपने अच्छा। रेबीज वैक्सीन अच्छे से ली है तो यूजुअली नहीं होता। रेबीज वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन है। जैसे मैंने जी। बोला ना कि सीवियरिटी कम हो जाती है। और कई वैक्सीन हम लगवाते हैं, हेपेटाइटिस ए हो गया, बी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, टाइफाइड हो गया। इन सब का क्या है कि वैक्सीन भी लगी होगी ना तो भी डिजीज कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, और सीवियरिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर रेबीज वैक्सीन लगती है तो मैंने नहीं देखा कि रेबीज वैक्सीन के बाद किसी को रेबीज। जो जो बच्चे हमारे पास, वैसे तो कम आते हैं, पर जो जो बच्चे आज तक हमारे पास रेबीज वाले आए हैं, उनकी कंप्लेंट यही हुई है कि वैक्सीन नहीं लगवाया, हमने जी मैम। इग्नोर किया, हमने नेग्लेक्ट किया। तो आपको मोटिवेट करना है कि रेबीज का कोई क्योर नहीं है।
रेबीज की सिर्फ हम प्रिवेंशन ही कर सकते हैं। जी ठीक है, तो मैम तो मैं इस रेबीज का 037 ड्यूरेशन अगर ड्यूरेशन कौन सा? मैम इस रेबीज का ड्यूरेशन मैं 07/14/21/28 दिन तक करता हूँ तो सही है ये? हाँ, वो भी सही है, कुछ लोग वो भी यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एक्चुअली क्या होता है, मैं 037 क्यों यूज करती हूँ, आई टेल यू द लॉजिक ऑल्सो। क्या होता है ना, 07 अगर आप यूज कर रहे हो तो इस बीच में काफी रेबीज डेवलप हो जाता है, तो एक हफ्ते का समय बहुत हो जाता है। तो इसीलिए जो रेबीज डेवलप हो रहा है, अगर हम 3 मतलब डे 3 पे ही एक वैक्सीन लगा दें तो वो कम हो जाएगा ना। तो मैं हमेशा 037 वाला यूज करती हूँ, आप वो भी यूज कर सकते हैं, देर इज नो हार्म, दोनों प्रोटोकॉल में आते हैं। मैम काफी लोग जैसे सदर में जाते हैं, मेरे पास में सदर है, तो वहाँ पे एक ही दिन में 2 बाजूम लगाते हैं लोग, वो कैसा मैम डोज रहता है? एक्चुअली वो 2 बाजू में लगाते हैं, वो इम्यूनोग्लोबुलिन लगाते होंगे, लेकिन वो भी बाजू में नहीं लगाया जाता है। देखो वो जो 2 बाजू में लगाते हैं, हो सकता है उस बच्चे को आधा आधा वैक्सीन लगाते हो या तो, और दूसरा कई वही लोग वहाँ ऐसा मतलब करते हैं। गवर्नमेंट वाले, आई विल टेल यू। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हाँ, तो गवर्नमेंट कई लोग हॉस्पिटल में ऐसा लगता है करते हैं इसका ना? कि आई विल टेल यू, वो टेटनस लगाते हैं साथ में, इसलिए 2 बाजू में लगता है। जो डॉग बाइट होता है उसमें यूजुअली टेटनस लगाते हैं, लेकिन अगर बच्चा 10 साल से छोटा है और पूरा वैक्सीनेटेड है, तो मैंने जो वैक्सीनेशन शेड्यूल शेयर किया है आपके साथ, उसमें टेटनस सारा कवर हो रहा है, मतलब टेटनस के वैक्सीन जी ऑलरेडी कवर्ड है। तो 10 साल से छोटा बच्चा है तो हमें टेटनस लगाने की जरूरत नहीं होती, अगर बच्चा फुल वैक्सीनेटेड है। तो 2 बाजू में जो लगता है वो एक में टेटनस लगता है और एक में रेबीज वैक्सीन लगती है। ठीक है, और कभी जी कभी ज्यादा बड़ी बाइट होती है, देखो सबसे पहले अगर डॉग बाइट होती है ना, तो पेशेंट को मतलब बच्चे को क्या करना होता है, कोई भी पेशेंट या बच्चा, उसको सबसे पहले अच्छे से वॉश करना होता है। जो भी साइट पे डॉग बाइट है उसको सबसे पहले वॉश करना होता है, वॉश करना इज वेरी जी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद टेटनस जी लगाना होता है, अगर बच्चा 10 साल से छोटा है, वैक्सीनेटेड है, उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा है, तो टेटनस नहीं लगाना होता है। अगर बच्चा कहे कि नहीं पूरा नहीं है एंड ऑल करके, तो आप टेटनस लगा सकते हैं। और अगर जी डाउटफुल है, हाँ लगवाए तो थे पता नहीं, तो फिर लगा दो, फिर रिस्क नहीं लेना है। तो एक बाजू में टेटनस लगता है और एक बाजू में रेबीज वैक्सीन लगती है, यही होता होगा। ठीक है, जी बस मैम। ये फिर वाइंड अप करते हैं हम लोग। जी मैम, एक्चुअली जी थैंक यू ज्वाइन ओके करने के लिए थैंक यू। मैम, टाइम देने के लिए। और आशा करेंगे कि फिर से आपका टाइम मिल जाएगा, और हमारे सारे हेल्थ पार्टनर को, स्पेशली ओपी सोलंकी जी को, काफी इंगेजिंग करने के लिए आज का इस सेशन को। थैंक यू सो मच। वी कैन कंक्लूड नाउ मैम। ओके, थैंक थैंक यू।